अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप सबसे वादा किया था और जैसा कि आप सब ने रिक्वेस्ट की थी रिगार्डिंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस, टू शेयर रिगार्डिंग व्हाट books I took, what pathway I took, and which courses I took before attempting the MRCP PACES. So today we will tell you about the MRCP, the exam, the how you can approach the exam, how conveniently you can pass the exam, and after that I would like to take your questions. I would like to answer your questions. Any question regarding the examination, regarding the examination of the Royal College of Physicians. So let the people gather, and I can still see that people are gathering. Welcome to the live session, each and every one of you. Ibn Tahir, Shahriyar, I can see them, and the other guys who have just joined. Welcome to the live session. This is going to be your a good live session regarding whatever you need, what books you require, everything that you need to clear the MRCP PACES. So सबसे पहले जैसे कि लोग जमा हो रहे हैं, मैं आपसे जो है वो थोड़ा सा बात करता हूँ रिगार्डिंग क्या क्या हमें चाहिए मेडिकल फील्ड के अंदर जब आप एंटर होते हैं, जब आप MBBS करते हैं, और MBBS करने के बाद आपके पास क्या क्या पाथवेज हैं कि जिन पाथवेज को आप चूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, जिसमें हमारे पास बहुत सारी जो है वो ब्रांचेज हैं रिगार्डिंग जो है वो उसके आपकी जो MBBS के बाद आपका FCPS का एक जो है वो आपका एक पाथवे है जो कि आपको जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए हेल्प कर सकता है। दूसरा पाथवे आपका जो है वो आपका है प्लैब का पाथवे, कि आप किस तरह से जो है वो प्लैब को अप्रोच कर सकते हैं। आफ्टर पासिंग योर एग्जाम यू कैन गेट द GMC रजिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर गेटिंग द GMC रजिस्ट्रेशन you can go to the UK and practice as a GP. And the other pathway जिसकी जो कि प्लैब के अलावा पाथवे है, that is the MRCP. and ये जो पाथवे होता है ये फिजिशंस के लिए होता है, ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है कि जो चूज़ करते हैं जनरल मेडिसिन एंड एलाइड की जो फील्ड्स हैं टू वर्क इन UK। तो ये पाथवे कैसा पाथवे है, इस पाथवे को आप जो है वो किस तरह से ऑप्ट कर सकते हैं, और इस पाथवे से आपको क्या क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं कि जो लोग जो है वो पेसेस देते वक्त उनको जो हर्डल्स आती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि डेट्स क्यों नहीं मिलती पेसेस की, और जब आप जाते हैं तो हाउ शुड यू प्रिपेयर, कैसे पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर, पेशेंट से कम्युनिकेट किस तरह किया जाता है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्किंग किस तरह होती है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो आज हम इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आज के लाइव सेशन के अंदर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो MRCP है, जो कि मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, इसमें आप किस तरह से एंटर होते हैं। इसके लिए आपको देना होता है MRCP पार्ट 1, जो कि एक थियोरी एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपका बेसिक्स टेस्ट की जाती हैं और विद अ टच ऑफ क्लिनिकल। ये और आपका FCPS पार्ट 1 डिफरेंट इस तरह से है कि FCPS पार्ट 1 इज़ मेजरली बेसिक। इसमें आपका जो है वो बेसिक जो है वो टेस्ट किया जाता है FCPS 1 में। MRCP 1 में बेसिक तो टेस्ट करते हैं, लेकिन उस बेसिक के साथ साथ उसका क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत लाजमी है। इसीलिए जो भी आप MRCP 1 की तैयारी करके बैठा है, जिसने वो बुक्स जो है वो ऑप्ट की हैं, उसको ये पता है कि जब आप पढ़ते हैं ना वो बुक्स, पास मेडिसिन हो गई या ऑन एग्जामिनेशन हो गया, पास टेस्ट हो गया, तो ये जो आपकी जो बुक्स हैं, जब आप इन बुक्स को आप पढ़ते हैं MRCP 1 के लिए, तो आपको पता लगता है ये उस तैयारी से डिफरेंट है कि जो आपने FCPS पार्ट 1 या NLE या प्लैब के लिए की होती है। सो इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो FCPS पार्ट 1 में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल, या आपका कार्डिक मसल जो है वो कौन से जो मसल्स हैं उससे जो है कंट्रैक्ट होता है, तो ये अगर FCPS 1 पार्ट 1 का क्वेश्चन है तो MRCP 1 का इसका रिप्लेसमेंट क्वेश्चन होगा कि व्हाट केमिकल एबनॉर्मैलिटी विल लीड टू मायोकार्डाइटिस। आपने देखा क्वेश्चन का पूछने दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब एक ही है। एक ने पूछा आपकी पैथोफिजियोलॉजी,
लेकिन एक ने आपका पूछा उसका क्लिनिकल कोरिलेशन। सो दिस इज द डिफरेंस इन MRCP1 एंड FCPS पार्ट 1। हम अगला जो है जो इसको मैं एक छोटा छोटा टच करता जाता हूँ कि MRCP1, MRCP2 एंड पेसिस। जब आप MRCP1 पास कर लेते हैं, उसका जो पासिंग आपका जो मार्क्स है MRCP1 के, दैट इज़ कि आपके 999 में से 535 जो है वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। कि अगर आप जो है वो 535 आपके पासिंग मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, देन यू आर क्लियर। दैट मीन्स कि 53.5% आपका जो है वो पासिंग लिमिट है। कि आपने अगर 53% ऑफ स्कोर ले लिया, यू पास द MRCP1। एंड वंस यू पास द MRCP1, देन यू हैव 7 years डाउन द लाइन, आपके पास 7 साल हैं to clear your part 2 as well as to clear your MRCP paces। So आपको किस स्ट्रैटेजी से जो है वो जाना चाहिए, आपने MRCP1 कब देना चाहिए? I would recommend every person कि जो कि रेजिडेंसी कर रहा है, चाहे मेडिसिन में कर रहा हो चाहे एलाइड में कर रहा हो, जो मेडिसिन कर रहा है और उसकी रेजिडेंसी के फर्स्ट 6 months हो चुके हैं, दैट मीन्स कि वो अपनी वर्क प्लेस पर सेट हो चुका है, अपने वर्क प्लेस पे उसके जो रूटीन है वो सेट हो गया है, देन ही और शी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द MRCP1। अगर उससे पहले आपका जो है वो क्लियर हुआ हुआ है, वेल एंड गुड, एक्सेलेंट। लेकिन अगर आपका जो है वो तब तक क्लियर नहीं हुआ हुआ, तो आप उस वक्त तक तैयारी कीजिए अपनी MRCP1 की, और उसको जो है वो टाइम दीजिए। कितना टाइम देना चाहिए MRCP1 को? जो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है मुझसे जो है वो पूछा जाता है, वो ये है कि MRCP1 की तैयारी आप अगर कर रहे हैं विद जॉब, विद रेजिडेंसी, उसके लिए यू नीड टू हैव एट लीस्ट 4 months, 4 to 5 months आपके मिनिमम है कि अगर आप जो है वो जॉब के साथ FCPS जो MRCP1 है वो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वो विदाउट जॉब घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको और एंड यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, ठीक है, तो फिर आपको कम से कम चाहिए 3 months, कम से कम 3 months चाहिए टू प्रिपेयर फॉर MRCP1, राइट। अब आते हैं MRCP1 की बुक्स क्या हैं। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ, ताकि डिटेल में इसके लिए फिर मैं आपको अलग से जो है वो वीडियोस कर लूँगा। MRCP1 के लिए जो हमारे पास जो सीरीज़ हैं, कि जिन सीरीज़ को लोग फॉलो करते हैं और जिन सीरीज़ को मैंने भी फॉलो किया है, वो सबसे टॉप सीरीज़ है पास मेडिसिन सीरीज़। पास मेडिसिन सीरीज़ की जो MCQs हैं ख़ास तौर पे, और उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, दे आर एक्सेलेंट जो है। अब मैं आपको कहूँगा कि उसकी अगर आप जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको अगर आप रट लीजिए या आप उसको समझ लीजिए, तो मेरा ख्याल है कि आपका एग्ज़ाम जो है, और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं गया। यू विल डेफिनेटली जो है वो क्लियर करेंगे उसको एग्ज़ाम को। अच्छा, क्वेश्चन जो है जो आपके हैं वो आई वुड लाइक टू टेक इन द एंड। जो क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं इब्न ताहिर, मैं आपके क्वेश्चन जो है वो एंड में लेता हूँ, बिल्कुल। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको, फिर आपको एंड में देता हूँ। वो इसका एलिजिबिलिटी पूछिए कि क्या एलिजिबिलिटी है। वेल, इफ़ यू हैव डन योर MBBS, इफ़ यू डन योर 12 months ऑफ हाउस जॉब, दैट्स इट। वो आपसे कोई और एलिजिबिलिटी नहीं मांगते। पहले ये था कि उसमें मेंशन था कि उनको 2 years का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अब नहीं, उनको सिर्फ जो है वो MBBS एंड योर हाउस जॉब सर्टिफिकेट वो चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, राइट। सो बुक्स, जैसे मैं बता रहा था आपको कि क्या बुक्स आपने MRCP1 के लिए जो है उसको ऑप्ट करना है। आपके पास 3 सीरीज़ हैं, उन 3 सीरीज़ में से कोई भी 2 कर लीजिए। जैसे MRCP1 के लिए आपके पास है पास मेडिसिन सीरीज़। ये सीरीज़ है, इसके 6 to 7 वॉल्यूम्स हैं, हर वॉल्यूम में 300 to 400 पेजेस हैं। सो अगर देखा जाए तो सिर्फ MRCP1 के आपकी जो MCQ सीरीज़ है, दैट इज़ अराउंड 21 to 2400 पेजेस। और 21 to 2400 पेजेस का मतलब ये है कि एटलीस्ट 2000 MCQs एक सीरीज़ के अंदर आपने वो तमाम करने हैं। 1 दफ़ा नहीं करने, 2 दफ़ा नहीं करने, 3 दफ़ा करने हैं। MRCP1 के लिए पास मेडिसिन विद एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट 3 दफ़ा होनी चाहिए, और आपने वो कर लिया। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जो 2 आपकी जो सीरीज़ हैं उसमें से कोई एक करनी है। दूसरी सीरीज़ क्या है हमारे पास पास टेस्ट भी है, हमारे पास ऑन एग्जामिनेशन भी है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो मैं रिकमेंड करता हूँ ऑन एग्जामिनेशन। वाई? उसका मैं क्यों ऑन एग्जामिनेशन रिकमेंड करता हूँ ओवर पास टेस्ट? वेल, पास टेस्ट जो है वो बेसिकली उसके जो कैलिबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ मोर ऑफ MRCP पार्ट 2। उसकी जो टफनेस है, वो जो जितना उसका जो है क्वेश्चंस उसके टफ होते हैं, दैट आर मोर MRCP पार्ट 2 ओरिएंटेड देन 1 ओरिएंटेड। सो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि MRCP जब आप जो है वो 1 दे रहे हैं, गो फॉर पास मेडिसिन,
गो फॉर ऑन एग्जामिनेशन सीरीज़। ऑन एग्जामिनेशन सीरीज़ की 5 बुक्स हैं। हर बुक के अंदर जो है वो लास्ट जो मैंने अपडेट देखी थी उसमें अराउंड कोई 450 या 500 जो है वो पेजेस होते थे। सो इसका मतलब ये है कि आपके वो भी 2500 जो है वो अराउंड पेजेस बन जाते हैं। सो 2500 वो एंड 2100 वो, तो एटलीस्ट अराउंड 4500 पेजेस हैं। 4500 पेजेस का मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट 4000 MCQs हैं। हर MCQ के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, और ऐसा नहीं है कि मुश्किल MCQ है, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। आप जब एक दफ़ा करने बैठेंगे उसको, आप जब चलेंगे उसमें जाएंगे, तो वो कुछ MCQs ऐसे हैं कि जिसकी एक्सप्लेनेशन रिपीट होती है, एंड जब वो उनकी एक्सप्लेनेशन रिपीट होती है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो आपने पीछे जो आपने एक्सप्लेनेशन जो पढ़ी है वो आपकी रिवाइज भी हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो आपका ब्रेन का पैटर्न है वो ये है कि अगर आप एक चीज़ को विद इन 24 आवर्स को रिवाइज कर लेते हैं, दैट गोज इन टू योर परमानेंट मेमोरी फॉर सम टाइम, और वो आपको हेल्प करता है टू मेमोराइज थिंग। तो ये जो शिकायत होती है लोगों की कि हमें रिटेन नहीं होता, हम पढ़ते हैं उसके बाद जो है वो याद नहीं रहता, आप जो है वो ये जो सीरीज़ हैं ये बनी इसलिए हैं कि आपको वो मेमोराइज कराने के लिए वो काफ़ी हैं। और क्या करना होता है MRCP 1 के लिए? आपने पास मेडिसिन कर ली, आपने ऑन एग्जामिनेशन कर ली। ऑन एग्जामिनेशन एक दफ़ा नहीं करनी, 2 दफ़ा करनी है। 3 दफ़ा पास मेडिसिन हो गई, 2 दफ़ा ऑन एग्जामिनेशन हो गई आपकी। और उसके अलावा क्या करना है आपने? उसके अलावा देयर इज़ एक जो कलेक्शन ऑफ नोट्स है जो कि बड़ा एक कॉमन जो है वो आप लोगों को जो है आपको नाम पता होगा जो जो इस चीज़ के अंदर है कि जो MRCP नोट्स या फिर ऑल द MRCP नोट्स यू नीड, या फिर खालिद अल-मग़राबी के नाम से जो है वो ये आती है। सो ये वो जो है वो बुक है जो एक रिविजन बुक है। एक्चुअली इस बुक में क्या है, ये जो बुक है ये आपकी कलेक्शन है ऑफ ऑल द एक्सप्लेनेशंस इन द पास मेडिसिन, लेकिन उसको एक अच्छी तरह उन्होंने जो है वो कंपाइल कर दिया। सो आपके पास जो भी कंपाइलेशन आपकी इसके अंदर है तो आपकी रिवीजन एक और मरतबा हो जाती है, एंड यू गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। सो किस पैटर्न से लेके चलना है आपने? एक दफ़ा पास मेडिसिन की, फिर एक दफ़ा ऑन एग्जामिनेशन की, फिर एक दफ़ा पास मेडिसिन की, फिर एक दफ़ा ऑन एग्जामिनेशन की, फिर एक दफ़ा पास मेडिसिन की, एंड इन द एंड आपने MRCP नोट से उसको रिवाइज कर लिया। You are absolutely ready to give MRCP 1, and not just ready, you are ready to nail it. I guarantee you that. Right? So ये आपकी MRCP 1 की हो गई है। Now coming back to MRCP 2, MRCP 2 जो है वो आपने क्या क्या उसको पढ़ना है उसके अंदर। अच्छा, MRCP 2 जो है वो थोड़ा सा इस हवाले से डिफरेंट है MRCP 1 से, कि इसके अंदर जो है वो आपके 2 पेपर्स होते हैं। पहले कुछ अर्सा पहले तक 3 पेपर होते थे, अब जो है वो 2 पेपर्स होते हैं और सेम डे पेपर होते हैं। इसमें होता ये है कि एक पेपर आपका जो है वो 100 MCQs का होता है, दूसरा पेपर आपका 100 MCQs का होता है। सो लेकिन उन 200 MCQ में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि पिक्टोरियल होते हैं। पिक्टोरियल का मतलब ये है कि जिसमें आपके एक्सरेज, ECGs, CT, MR, EEG और मिनी मेंटल स्कोर, और जो है आपके पास छोटे मोटे जो कैथ के जो डेटा है वो, ये सब तमाम चीज़ें उसमें डेफिनेटली लाजमी आती हैं। और जो स्पॉट डायग्नोसिस है, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर उन्होंने नीचे दे दी एक्सोप्थैलेमस की, और आपको जो है सिनेरियो दे दिया कि दिस पेशेंट कम्स विद पाल्पिटेशंस। सो आपके पास नेक्स्ट जो है वो पिक्चर देखिए, आपने पाल्पिटेशन सुना, आपके पास जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे, आप क्या कराएंगे? यू विल गो फॉर अ थायराइड प्रोफाइल। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास जो आपके MRCP 2 में होते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू पिकअप द विजुअल क्लूज मोर, कि वंस यू पिकअप द विजुअल क्लूज तो आपके पास क्या होता है कि आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं टू द क्वेश्चन। क्वेश्चंस उनके बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चंस उनके बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होते कि आपको बहुत सोचना पड़े। इफ़ यू हैव द बेसिक नॉलेज, इफ़ यू हैव अ गुड विजुअल स्कैनिंग, तो आप वो देखकर और अब बड़े आराम से उसको जो है वो आप पकड़ सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेरियो आया था जो कि MRCP 2 में था। वो ये था कि देयर इज एन एल्डरली जो है वो जेंटलमैन हु हैड द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिवली स्लोइंग ऑफ स्पीच। तो उन्होंने जो है वो उसके बाद जो पिक्चर दी हुई थी दैट वाज हिज हैंड राइटिंग, दैट हैंड राइटिंग वाज माइक्रोग्राफिया, बहुत छोटी सी हैंड राइटिंग जो है वो उसको थी। सो दैट वाज व्हाट दे वर आस्किंग फॉर पार्किंसंस। सो दिस इज़ हाउ इट गोज। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। सो ये आपका जो है वो MRCP 2 है। MRCP 2 के लिए आपको बुक्स क्या चाहिए? अगैन आई रिकमेंड, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, और मैंने जो है वो
इसी से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर दोनों मैंने निकाले हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा। बाकी आपको अगर कहीं से और इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो ऑलवेज बी रेडी फॉर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आपका जो सक्सेस का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि गैदर एटलीस्ट 5 सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द पीपल जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। आपने उनकी 5 सक्सेस स्टोरीज को गैदर किया और उसके बाद उन सक्सेस स्टोरीज से अपनी एक प्लान जो है उसको डिवाइस किया। एंड वंस यू डिवाइस दैट प्लान, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जो है अपने प्लान को रिलीजियसली फॉलो करना है, अपने प्लान को छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। अच्छा, फॉर पीपल जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, लेट मी टेल यू कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MRCP 1, MRCP 2 एंड इन द एंड आई वुड कम टू द पेसेस एंड उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो पीपल जिनके भी क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, लेकिन काइंडली आई वुड लाइक टू आंसर इन द एंड, ताकि हम एक लंबा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। एवरीवन वुड गेट द चांस, राइट? ओके, बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप जो है वो इसको देख रहे हैं एंड यू थिंक कि ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, सो आई वुड लाइक यू टू मेंशन योर फ्रेंड इन द कमेंट बॉक्स, सो वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। थैंक यू सो मच। सो हम आगे चलते हैं MRCP 2 की बुक्स की तरफ, कि हमने MRCP 2 की जो है वो कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी सीरीज़ जो है वो पढ़नी है, जिससे आपका जो है वो MRCP 2 आराम से निकल जाए। MRCP 2 के जो आपके पास वो है पासिंग जो आपके पास मार्क्स हैं, वो हैं 999 में से अराउंड 450 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना ही है, 450 440 तक ही उनके मार्क्स हैं कि आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपने 46% मार्क्स लेने टू पास MRCP 2। सुनने में बड़ा आसान है, इट्स रियली ईजी कि वी हैव टू जस्ट टेक 46% मार्क्स, लेकिन नहीं, उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपकी हर स्किल को वो टेस्ट करते हैं, हर स्किल को आपकी जो है वो आपका टेस्ट कर रहे होते हैं। सो MRCP 2 आई वुड रिकमेंड, जो पास मेडिसिन सीरीज़ लाजमी, उसके तमाम वॉल्यूम्स लाजमी, उसके तमाम MCQs के एक्सप्लेनेशन लाजमी, वो आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको जो है वो कंक्रीट करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पास टेस्ट सीरीज़ इसमें लाजमी करनी है। पास टेस्ट सीरीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन पास टेस्ट जो है वो आपकी बहुत आपकी जो MCQs हैं उसका आपका जो मेंटल पैराडाइम है उसको बड़ा वाइड कर देता है, क्योंकि वो उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है। बहुत फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे पास टेस्ट, तो उसमें ये होता है कि आप जो है वो आपको मुश्किल लगेगा कि ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे, लेकिन वंस यू गो थ्रू दैट, आपको जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप साथ साथ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो इसमें आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। And once that goes into your brain memory, so next time you will do pass test, आप बल्कि बिल्कुल आराम से जो है वो उसमें कर लेंगे। जो पास टेस्ट की जो सीरीज़ है वो 2 मरतबा करनी है, पास मेडिसिन की सीरीज़ जो है वो इसमें 2 मरतबा करनी है। अच्छा, एक और बुक जो कि इसमें MRCP 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बुक है, वो है आपकी संजय शर्मा। संजय शर्मा बुक आपकी एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बुक है। इसके आपकी जो MCQs हैं और साथ में इसकी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत हाई यील्ड हैं। सो जितना आपको शुरू में संजय शर्मा करने में मुश्किल लगे, जितना आपको ये लगे कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको वो बात बहुत हेल्प करेगी संजय शर्मा। सो प्लीज़ काइंडली जो है वो आप संजय शर्मा को लाजमी कीजिए विद पास मेडिसिन, पास टेस्ट, संजय शर्मा एंड और बाकी जो मटेरियल आपके पास फेसबुक ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जो है आपको मिलता है MRCP 2 का, जिसमें आपके तमाम पिक्चर्स, वो तमाम PDFs आपको मिलती हैं। मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे भी ले सकते हैं। तो वो तमाम PDF है, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, स्पॉट डायग्नोसिस हैं, जो बेसिक ECGs हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो है वो MRCP 1 और MRCP 2 का बहुत ही ब्रीफ सा मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से उसको जो है वो आगे चल सकते हैं। नाउ कम्स जो कि हमारा आज का जो टॉपिक था वो है पेसेस एग्जामिनेशन। पेसेस एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है कि जो कि मुश्किल से ज़्यादा उसकी डेट मिलना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने MRCP 1 और MRCP 2 जो है वो आराम से क्लियर कर लिया है और अब वो वेट करते हैं कि अब जो है हमें पेसेस की डेट मिलेगी और हम जाके आराम से पेसेस दे देंगे और पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पेसेस जो प्री कोविड एरा था उसमें भी उसकी डेट मिलना मुश्किल थी, और अब जो कोविड एरा है उसमें और हम जो है वो हैंडीकैप हो गए,
कैसे हैंडीकैप हो गए कि कोविड एरा के अंदर, अभी रिसेंट जो मैं पढ़ रहा था अपडेट्स जो उस पे एमआरसीपी की वेबसाइट पे, अभी तक यूके के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया, उनके एप्लीकेशंस नहीं ले रहे हैं। तो यूके का सेंटर आपका, जो कि तमाम जगह की जो पेसेस की फ़ी है वो यूके में हाफ है, अराउंड 657 जो है वो पाउंड्स है, और इंटरनेशनल सेंटर्स में जो फ़ी है वो अराउंड 1200 पाउंड्स है, ऑलमोस्ट डबल। तो आपकी फ़ी वहाँ पर कम है, लेकिन यूके सेंटर आपके जो नॉन यूके रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बंद है। तो ये एक बैड न्यूज़ है। कब तक बंद रहती है वी नेवर नो, आई होप कि जल्दी खुल जाए। सो अब हमारे पास बचते क्या हैं? हमारे पास बचते हैं इंटरनेशनल सेंटर्स। पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? वो ब्लेसिंग ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी पेसेस हो रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। एग्जामिनर्स जो हैं वो आते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो गोरे होते हैं, ऑल जो है वो अंग्रेज़ होते हैं, वो आते हैं और आपसे जो है वो रॉयल कॉलेज के, और 8 स्टेशंस होते हैं आपके पेसेस के अंदर, आई मीन 5 वैसे स्टेशंस, और 1 और 3 जो है आपका वो 2-2 के अंदर, और 5 2-2 के अंदर डिवाइड होता है। सो दैट मेक्स इट अराउंड 8 स्टेशंस। अब मैं एक एक करके जो है वो आपको शुरू में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि स्टेशंस किस तरह चलते हैं, स्टेशन में एग्जामिनर्स किस तरह होते हैं, और आपको जो है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि जो मार्क शीट्स हैं जिन पे वो आपकी मार्किंग करते हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ी, अगर आपने उसको जज नहीं किया पेसेस में जाने से पहले, सो दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी मार्किंग किस पे कर रहे हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी मार्किंग किस पे कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको जो है वो कोप अप करेंगे। सो थोड़ा सा आपको मैं उसका भी ओवरव्यू जो है वो मैं देता हूँ। राइट, सो पेसेस के लिए सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? अप्लाई करने के लिए आपके पास MRCP 1 किए हुए आपको 7 साल से कम होना चाहिए। 7 साल से कम जब तक होगा तो फिर आप जो है वो पेसेस के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स कि आपका MRCP 1 के बाद 7 ईयर्स से, और अगर हर साल में 3 अटैम्प्ट्स आप मैक्सिमम काउंट कर लें पेसेस की, तो यू हैव 21 अटैम्प्ट्स थियोरेटिकली। लेकिन वो 21 अटैम्प्ट्स आपको मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एप्लीकेशन देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होती, आपका वो अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। साल के अंदर बहुत कोई लकी है कि जिसको कोई एक जो है वो स्लॉट मिल जाए पेसेस का, और जब वो मिल जाता है तो वो ऑलरेडी पैनिक हो जाता है कि अब मेरा डेट आ गई है, मुझे अब फ़ी पे करनी है, वो मैंने पे कर दी है, अब मैं तैयारी करूँ तो क्या करूँ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि पेसेस की तैयारी किस तरह से करनी है, सो दैट यू पास इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, सो पेसेस का जो बेसिक आपका जो ये आपका जो टेस्ट करते हैं, वो आपसे कोई आपकी डीप नॉलेज टेस्ट नहीं करते, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। वो आपको असेस इस बात पे कर रहे हैं कि आर यू गुड इनफ टू बी अ रेजिडेंट इन यूके। और मैं अगर आपको इस तरह से थोड़ा रीफ्रेस करूं कि जिस तरह से हमारा FCPS का IMM होता है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल, वो आपको असेस कर रहे हैं कि क्या आर यू गुड इनफ कि आपका IMM का लेवल है। बस उनको यही चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि आपको डिटेल पता हो कि कौन सा टेस्ट क्यों कब कैसे, ये नहीं, उनको नहीं चाहिए। उनके पास जो मार्कशीट्स हैं, उन मार्कशीट्स के अंदर 7 स्किल्स हैं जो आपकी टेस्ट की जाती हैं। ये मार्कशीट जो है वो RCP की वेबसाइट पे पड़ी है। अब आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि वो मार्कशीट जो है वो डाउनलोड करें PDF फॉर्म के अंदर, और हर स्टेशन की जो मार्किंग है उसको देखें। उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री, बॉर्डर लाइन एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री वो है कि जिसके 2 मार्क्स हैं हर इसके जो उसका जो पोर्शन है। बॉर्डर लाइन वो है कि जिसका 1 मार्क है। अनसेटिस्फैक्ट्री वो है कि जिसका 0 मार्क है। सो आपका हर जो स्टेशन है उसमें 5 स्किल्स हैं। तो आपके अगर और 2 एग्जामिनर आपको मार्क कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। सो दैट मीन्स कि अगर आपको एक एग्जामिनर है, उसने आपको सब में सेटिस्फैक्ट्री दिया, दैट मीन्स 2 5 10 मार्क्स उसके हो गए, और जो दूसरा एग्जामिनर है उसके 10 मार्क्स हो गए, दैट मेक्स 20। और आपके इस तरह से मार्किंग होती है, 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, और दोनों आपस में मशवरा नहीं करते हैं मार्क्स से पहले। इसमें अच्छी बात क्या है, जो कि एग्जामिनर्स जो हैं वो बेसिकली उनके लिए बुरी है और आपके लिए अच्छी है, वो ये है कि व्हेन एवर उनको आपको मार्क करना होता है बॉर्डर लाइन या अनसेटिस्फैक्ट्री, तो वो मार्क करने के साथ साथ आगे एक बॉक्स होता है कि जिसमें जस्टिफिकेशन लिखनी होती है कि आपने उन जो मार्क्स दिया है, इसको कम दिया है, वो क्यों दिया। सो अब ये बात जो है आपकी, जब आप एग्ज़ाम दे देते हो पेसेस, और उसके बाद आप जाकर अपना फीडबैक उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो।
तो आपकी जो रियल मार्कशीट्स हैं जिस पे उन्होंने लिखा है कि हमने इसको क्यों मार्क्स और कितने मार्क्स कम दिए हैं तो वो सारा आपका आ जाता है। तो वो जिसका फेल हुआ है या जिसके मार्क्स कम आए और उसको लगा कि मेरा तो बड़ा अच्छा हुआ था, फिर क्यों मार्क्स कम आए, तो वो अपने फीडबैक रिक्वेस्ट कर सकता है। वो फीडबैक जो है वो आरसीपी से आपको ईमेल जो है ना वो आ जाती है, और आने के बाद जो है वो आपको आप उसमें देख सकते हो कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, राइट। तो वो जो मार्कशीट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो आपका स्टेशन 1 है, फॉर एग्जांपल मैं क्लिनिकल सेशंस की बात करता हूँ कि जिसमें एग्जामिनेशन है, जैसे स्टेशन 1 में रेस्पिरेटरी और एब्डोमेन है, स्टेशन 3 में कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी है। तो ये जो स्टेशन हैं चार, इन 4 स्टेशन में जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें क्या आपका जो है वो टेस्ट होता है, नंबर 1 स्किल, जो कि उसमें आपकी जो टेस्ट हो रही होती है दैट इज द करेक्ट फ्लुएंट आपका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप पेशेंट के पास गए और जाने के बाद आपने पेशेंट एग्जामिन से पहले नहीं किए हुए या बहुत कम किए हुए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बने हुए, तो आप गए पहले आपने जो है वो पल्स चेक की, फिर आप सोचो आप क्या करूं, तो वो उनको वो सेंस कर लेते हैं, वो समझते हैं, उनको पता लग जाता है कि इसने पेशेंट पहले देखे हुए नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आपके उसमें मार्क्स कटते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री से बॉर्डर लाइन हो जाता है, आपके 1 मार्क वहाँ कट गया। तो अगर आपका एग्जामिनेशन फुल फ्लुएंट नहीं है, एमआरसीपी में दे एक्सपेक्ट यू कि आप हैंड से चलें और जाके फिर फेस पे आएँ, फिर नीचे आएँ, और जो जनरल फिजिकल के बाद आप जो सिस्टम है आप उसको एग्जामिन करें, और ये एवरीथिंग विद इन 6 मिनट्स। 6 मिनट्स में आपके जो है ये पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसके बाद वो फर्दर आपको बुला के फिर आपका 4 मिनट्स के अंदर जो है वाइवा लेते हैं, आपका शॉर्ट वाइवा। वो शॉर्ट वाइवा भी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का वाइवा होता है। मेरा जो कार्डियोलॉजी का केस आया था, इसमें जो मैंने अभी पेसिस जो अभी पास किया था, मैं अंदर गया हूँ, पेशेंट वॉज देयर, और पेशेंट जो है वो कवर्ड था पूरा। और मुझे जब मैं गया हूँ, आपकी विजुअल स्कैनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी तीर की नज़रें होनी चाहिए। मैं गया हूँ, मैंने देखा वो पूरा जो है वो कवर किया हुआ, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो बाबा जी थे एल्डरली जो पेशेंट थे, मैंने कहा आप ज़रा इसको अपनी शर्ट उतार देंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बाबा जी प्लीज़ आप शर्ट उतार दें, मतलब जो पाकिस्तान में सेंटर है वहाँ पर आप उर्दू में उनको कमांड दे सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन वाले स्टेशन है 1, 3 और 5 में ओनली पेशेंट्स पे। तो जो पेशेंट्स हैं आप उनको उर्दू में कमांड दे सकते हैं, सारे हमारे पाकिस्तानी पेशेंट होते हैं। तो मैंने कहा आप इसको प्लीज़ उतार दीजिए, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उतारा। जैसे ही उन्होंने उतारा, सो व्हाट आई सॉ देयर वाज अ मिड स्टेनोटॉमी स्कार, यहाँ पर बीच में एक स्कार था उनके। और कार्डियोलॉजी का स्टेशन था, कार्डियोलॉजी का स्टेशन है, बीच में मिड स्टेनोटॉमी स्कार आ गया, आपके पास 4 डायग्नोसिस बनती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता, जो कि उसमें आपको टेस्ट करते हैं पेशेंट्स में। 1 इज वाल्व रिप्लेसमेंट, AVR, MVR, DVR, कैवेज, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कुछ और वो टेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपको टेस्ट करते हैं ऑन द कॉमन थिंग्स। कॉमन चीज़ें क्या हैं, कॉमन केसेस क्या हैं, क्या आप यूके में जाके या कहीं पर भी जाके क्या आप कॉमन चीज़ें पहचान सकते हैं? अगर आप कॉमन चीज़ें पहचान सकते हैं, दे विल पास यू। आपको हर कॉमन डिजीजेस का अनकॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉमन तो लाजिम पता होनी चाहिए, और अनकॉमन डिजीज़ की बेसिक और कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये आपको जो है ना पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने उनको उतारा, देयर वाज अ मिड स्टेनोटॉमी स्कार। फिर मैंने अपना जनरल फिजिकल किया, जब मैंने जनरल फिजिकल में इंस्पेक्शन शुरू किया तो वो उन्होंने अपनी जो शलवार पहनी हुई थी वो नीचे तक पहनी हुई थी। मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। मैंने कहा बाबा जी प्लीज़ मुझे ऊपर करने दीजिए। ऊपर किया तो देयर वाज अ हार्वेस्टिंग स्कार इन द लेग, वहाँ पर एक जो है वो कैबेज का हार्वेस्टिंग स्कार था। तो वो अगर कोई और जैसे फॉर एग्जांपल लोग होते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है पेशेंट की वो है कंफर्ट है, वो नहीं ऊपर करो, आपका डायग्नोसिस मिस हो जाता। आप जो है वो ऊपर मिड स्टेनोटॉमी देखकर आपने तो स्टेथ लगाया और आपने कहा हाँ यार ये तो AVR है या ये तो MVR है या DVR है, आप कैबेज को मिस कर गए। जब कैबेज को मिस कर गए तो अगली जो स्किल्स हैं जो उसमें आपकी असेस होती हैं, कौन सी स्किल्स हैं? आइडेंटिफाइंग फिजिकल साइंस। आप क्या फिजिकल साइंस जो पेशेंट में है क्या आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो? उसके भी मार्क्स हैं 2, 1 और 0। उसके बाद वो आपसे देखते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आपने जो है वो उसको पूरा करने के बाद जब मैं बैठा हूँ आके, तो उन्होंने मुझसे कहा ओके प्रेजेंट योर केस। जब उन्होंने बोल दिया प्रेजेंट योर केस, फिर आपने शुरू होना है फुल फ्लुएंसी के साथ और आपने अपना केस प्रेजेंट करना है। तमाम वो चीज़ें बतानी है
कि जो अपनी डायग्नोसिस में फिट हो। वो तमाम चीज़ें जो आपकी डायग्नोसिस में फिट नहीं हो रही हैं, आपने उसको उड़ा देना है, आपने उसको स्किप कर देना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट है, एमएस का पेशेंट है, माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट है, आप गए हो, आपको ऊपर गए हो तो आपको एपेक्स बीट जो है वो डिस्प्लेस मिल रही है, मामूली सी प्लस माइनस डिस्प्लेस्ड है, और बाकी तमाम चीज़ें कोई चीज़ फिट नहीं हो रही है, तो उसको खा जाओ एपेक्स बीट को। अनलेस कोई विजिबली प्रॉपरली जो है वो शिफ्टेड ना हो, आपने उसका जिक्र नहीं करना है। या फॉर एग्जांपल अगर आपको एमएस के अंदर ही आपको जो है वो कोई ऐसी एओर्टिक की कोई चीज़ मिल रही है, लाउड ए2 मिल रहा है, किसी काम का नहीं है एमएस में लाउड ए2, आपने उसका जिक्र नहीं करना, आप छोड़ दें उसको। जो अपने डायग्नोसिस से पर्टिनेंट जो चीज़ें हैं आप सिर्फ वो बताइए, और इस तरह से अपनी फ्लुएंटली अपनी स्कीम्स बनाइए कि अगर एमएस होगा तो मैं किस तरह जो है वो प्रेजेंट करूंगा, एमआर होगा किस तरह प्रेजेंट करूंगा, एएस होगा, एआर होगा। आपके पास आपके दिमाग में स्कीम्स बनी हुई होनी चाहिए। जब आप एग्जामिन कर रहे हों तो आपको पता हो कि हाँ ये केस इसका है, तो आपने अपनी स्कीम पूरी की, आके बैठे, आपने फ्लुएंटली वो तमाम चीज़ें आपने बता दी। इससे क्या होगा, आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो वो है, जो फर्स्ट से सेकेंड जो पोर्शन है प्रेजेंटेशन, उसके आपके मार्क्स फुल मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, 2+2 4, और जो 2 एग्जामिनर हैं 8 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अब आप आ जाओ अगला, अब वो आपसे पूछेंगे कि वाइवा में पूछेंगे व्हाट इज योर डायग्नोसिस या व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो आप उनको जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है आपने बताना है विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर जो लोग करते हैं वो श्योर नहीं होते हैं जब तक वो, और अगर एग्जामिनर को ये पता लग गया कि आप श्योर नहीं है अपने डायग्नोसिस पे, यू आर गॉन। आपको अपने डायग्नोसिस पे अगर श्योर नहीं भी हैं तो आपको श्योर होना होगा, कोई एक आपने चांस लेना होगा। जैसे ये वाला जो पेशेंट था मेरा कि जो उसको मिड स्टेनोटोमी स्कार था और हार्वेस्टिंग स्कार था कैबेज का, मैंने सुना, मुझे क्लिक आई, अब मैं क्लिक को मैंने उसको टाइम किया, कोरिलेट किया, तो वो सेकंड हार्ट साउंड के साथ आ रही थी। तो मैंने उसको बनाया AVR। जब मैंने प्रेजेंट किया उसको तो मैंने कहा सर दिस इज एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट विद पॉसिबल कैबेज। मैंने गलती की, मैंने बोला पॉसिबल कैबेज, तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, उसने कहा पॉसिबल और डेफिनेट कैबेज। तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ही वांट्स अ डेफिनेट आंसर। तो मैंने फिर कहा ठीक है, यस सर दिस इज एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट एंड कैबेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कहने लगा ओके ठीक है। फिर मैंने जब अपना बाद में फीडबैक देखा है तो उसके अंदर भी उसने लिखा था, मेंशन किया था कि टोल्ड डेफिनेट कैबेज ऑन प्रॉम्प्टिंग, लेकिन मार्क नहीं काटा उसने मेरा, लेकिन उसने ये भी बात मेंशन की थी। सो आपने अपने कॉन्फिडेंस को स्काई हाई रखना है, अपनी चीज़ को आपने वो नहीं छोड़ना है। सो ये आपकी जो है, उसके बाद फिर आपसे वो पूछते हैं, जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसमें तो क्लियर कट डायग्नोसिस था, जिसमें क्लियर कट डायग्नोसिस ना हो या जिसमें आपका जो डायग्नोसिस है वो रियल डायग्नोसिस से इधर उधर थोड़ा जा रहा होता है, तो वहाँ वो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, वहाँ वो आपको कहते हैं कि व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वो आपको पास करना चाह रहे हैं, वो आपसे निकलवाना चाह रहे हैं कि आप वो रियल डायग्नोसिस बोलो ताकि वो आपको उसके मार्क दे दे। तो आप जब डिफरेंशियल की बात आती है तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कोई इसी का डिफरेंशियल, क्लोजेस्ट डिफरेंशियल क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है, ठीक है, और आपको जो सिस्टोलिक मर्मर है वो आपको मिल रहा है माइट्रल एरिया के ऊपर, आपने उसको बना दिया माइट्रल रिगर्जिटेशन। लेकिन जब आप गए हो, आपने इसको बनाया माइट्रल रिगर्जिटेशन, सारी फाइंडिंग्स आपने वो कर ली, तो वो आपसे पूछेगा ओके व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दैट मीन्स कि ये शायद MR नहीं है, दिस मस्ट बी AS, ये गैलोवार्डेंस फिनोमेना हो रहा है, दिस मस्ट बी एनीथिंग जो कि आपने मिस किया है, दिस कुड बी VSD। सो आपको अपने जो दिमाग है उसको खोल के रखना है, ओपन रखना है। सो ये आपका जो है वो इस तरह से वो प्रॉम्प्ट करते हैं। वाइवा के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। वाइवा में कोई डीप क्वेश्चन नहीं होते, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते कि जो आपको ना आ सकें। और जो जैसे आपसे पूछा डिफरेंशियल क्या है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन होता है हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट। तो आपने सिंपल उनको बता देना है कि जैसे कार्डियक अगर पेशेंट है तो एको हो गया, ECG हो गया, एक्सरे हो गया। आपने जब ये बताया उनको तो अगला सवाल उनका ये होता है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन ECG, अगर कोई ऐसी कोई चीज़ उसमें एक्सपेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई पेशेंट है कि जिसको MS है फॉर एग्जांपल, तो आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन ECG। और आपने अगर पेशेंट को एग्जामिन किया है और उसको इरेगुलर पल्स है, लाइक मोस्ट लाइकली AFib है,
तो आपसे वो पूछेंगे कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन ईसीजी। यहाँ पर जिसने बोल दिया कि आई एक्सपेक्ट एलए एनलार्जमेंट एंड आई एक्सपेक्ट बाइफिड पी वेव, या आप जो है वो पी वेव की आपने एबनॉर्मलिटी बता दी और पेशेंट को आपके ऑलरेडी एफिप था, आप गए, यू आर गॉन, उड़ गए, फेल हो गए। क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये रियल पेशेंट है, आपने उस पेशेंट को आपने इग्नोर तो नहीं कर दिया, कि आप फाइंडिंग तो उसकी बता रहे हो लेकिन कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, आपका इतना क्लिनिकल एक्यूमेंट अभी डेवलप नहीं हुआ कि आप उसकी फाइंडिंग्स को कोरिलेट कर लो। तो अगर आप हाजिर दिमाग हो, आप सब चीज़ आपके सामने है, तो आप ये बोलोगे कि सर दिस पेशेंट हैड इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर पल्स, सो आई एक्सपेक्ट एट्रियल फिब्रिलेशन इन द ईसीजी। तो वो बोलेगा ओके ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि एको में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो एको में आप उसको बताओगे कि देयर विल बी, अगर एमएस है तो थिकनिंग जो है वो मिलेगी। आप वो पूछेगा कि अगर प्रोस्थेटिक वाल्व है तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आप उसको बताओगे कि देयर विल बी प्रोस्थेटिक वाल्व, देयर विल बी जो है वो अगर आपको एलवी डिसफंक्शन की कोई साइंस मिली हैं तो वो आपको एलवी डिसफंक्शन का जो है वो पूछेगा। अच्छा जी, ये हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन वो ऐसा होता है किसी का कि जो आपका किलर क्वेश्चन होता है, जो आपको फुल मार्क्स दिलवाने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो केस आया था कार्डियोलॉजी का पेसिस के अंदर, वो था AVR प्लस कैबेज। जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, इन्वेस्टिगेशंस पूछी, सब चीज़ें हुई, मैंने बताई, एंड में उन्होंने पूछा ओके डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। ये वो क्वेश्चन था कि जिस क्वेश्चन पे फुल मार्क्स थे। सो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उस वक्त उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपने उसको उसका सही जवाब देना है। अगर आपने दे दिया यू गेट द फुल मार्क्स। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर आप जो है वो शेक हुए तो आपके 1 या 2 मार्क्स वहां कट जाएंगे। सही है, तो एक क्वेश्चन के इतने ही मार्क्स होते हैं, 1 या 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं होते। ये आपका इन टोटल वाइवा है, ये आपका एक स्टेशन है। और जब आप एंटर होते हो पेसिस के अंदर, तो वो जो 2 घंटे का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हुआ। आप एक तरफ से एंटर हुए हो, स्टेशन से स्टेशन से स्टेशन से स्टेशन, आप जब गए हो तो आप जब बाहर निकलोगे तो आप कहोगे यार ये एग्जाम था, बस ये तो खत्म हो गया। इतना क्विकली होता है। तो अगर आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं है, अगर आपने पेशेंट्स ज़्यादा नहीं देखे हुए, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थियोरी की हुई है, पेशेंट के ऊपर हाथ नहीं लगाया हुआ, एग्जामिन नहीं किया हुआ, पेसिस जाने से पहले ये सब चीज़ें कर लें। पेशेंट को हाथ लगाइए, पेशेंट को जाके एग्जामिन कीजिए। हर जो आपका जो स्पेशलिटी है, जो चारों आपकी स्पेशलिटी है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और आपका जो है वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन, उनके जो मेजर बेसिक जो केसेस हैं, जो टॉप 5 केसेस हैं, जैसे आपके पास, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि रेस्पिरेटरी में मेजरली क्या आता है। रेस्पिरेटरी में मेजरली हमारे पास आता है फाइब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टासिस, प्लूरल डिफ्यूजन, कंसोलिडेशन, मास या मैलिग्नेंसी, दैट्स इट। न्यूमोथोरेक्स नहीं आएगा क्योंकि वो इमरजेंसी है, यहाँ पर स्टेबल पेशेंट आते हैं। सो न्यूमोथोरेक्स नहीं आएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई फाइंडिंग ही नहीं होती है। सो और अगर कोई आया तो आपके पास कोई लंग जो है वो उसकी सर्जरी आ सकती है, लोबेक्टमी आ सकता है, न्यूमोनेक्टमी आ सकता है। सो ये 7 to 8 जो फिक्स्ड केसेस हैं जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। हर एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई आता है, इससे बाहर नहीं आता। ठीक है ना। आप चाहें तो एक बड़ी फेमस बुक है जो कि PDF वर्जन में मिलती है, वो है ग्रेट गोल्डन गाइड। जो पेसेस की तैयारी कर रहे हैं उसको इसका नाम पता होगा। ग्रेट गोल्डन गाइड के अंदर जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, कि उनके पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंसेस हैं कि पेसेस में जाके उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या क्या जो है वो केसेस उनके पास आए। तो उसको मैंने स्टडी किया था और ये देखने के लिए कि पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरह के केसेस मोस्ट लाइकली जो है ये लोग रखते हैं और किस केसेस में आपसे क्या जो है ये टेस्ट करते हैं। सो जो पल्मोनोलॉजी है उसमें 10 से ज़्यादा केसेस नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई पल्मोनोलॉजी है तो क्या हुआ, क्या पता श्रग स्ट्रोस आ जाए, क्या पता जो है वो आपके पास इजोनोफिलिक न्यूमोनाइटिस आ जाए, नहीं आता, होता ही नहीं है, पेशेंट ही नहीं होते इसके। आपके पास वही 10 केसेस हैं कि जिन 10 केसेस में से पूल में से वही घूम घूम के जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं वो आपके पास आके रख दिए जाते हैं। सेम गोज फॉर कार्डियोलॉजी, सेम गोज फॉर एब्डोमेन। एब्डोमेन स्टेशन में जो लास्ट 5 इयर्स में जो पेसेस के जो एग्ज़ाम हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में तो खैर अभी 4 to 5 अटैम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सेंटर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर एब्डोमेन में गिने चुने सिर्फ 6 केसेस हैं।
कौन कौन से? या तो आती है स्प्लीनोमेगाली आइसोलेटेड, यंग पेशेंट होगा, स्प्लीनोमेगाली होगी, आपने जाके उसको जो है ना वो ये बताना है उसको कि दिस इज आइसोलेटेड स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली नहीं है। फिर आपसे फर्दर वाइवा होगा कि आइसोलेटेड स्प्लीनोमेगाली के कॉजेज क्या होते हैं। फिर आप चले जाओ कि इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, और जो है वो माइलोप्रोलिफरेटिव्स हैं और ये सारी चीज़ें, उस पर वाइवा होगा। या फिर आएगा हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, वो आ गया तो फिर आपका उस पर वाइवा होगा। वो नहीं हुआ तो फिर आएगा आपका CLD, उसके साइंस। वो नहीं हुआ तो फिर आपका आएगा ट्रांसप्लांट, एब्डोमेन में लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर पैनक्रियास ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान में लिवर और जो पैनक्रियास ट्रांसप्लांट है उसके केसेस फिलहाल बहुत कम है। तो लास्ट जो 4 अटैम्प्ट्स हुई हैं उसमें से सिर्फ एक ऐसा स्टेशन हुआ था कि जिसमें ट्रांसप्लांट जो है ना उसका केस आया था, और वो भी रीनल ट्रांसप्लांट आया था। ये अभी तक लिवर और ये इन्होंने नहीं रखा है जितना मुझे पता है। सो एब्डोमेन में ये है। न्यूरोलॉजी ऐसा स्टेशन है कि जिसमें मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो उनको मुश्किल होती है। मुझे बड़ी मुश्किल होती है न्यूरोलॉजी में, क्योंकि आई वॉज नेवर अ न्यूरो पर्सन। लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए इस हद तक पढ़ा था कि मैं सिर्फ चीज़ों को पहचान लूँ और कोई बहुत बड़ी मिस्टेक, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारूँ। सो आपका जो पैटर्न एग्जामिनेशन का वो आपको आना चाहिए, फ्लुएंट एग्जामिनेशन आना चाहिए, और जो मेजर बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइंडिंग्स हैं आपको वो पिक करनी आनी चाहिए, जो आपके जो न्यूरोलॉजी का जो स्टेशन है। अगर आपने वो पिक कर ली, वाइवा आपका अच्छा हो गया, तो कोई बात नहीं, आपका जो है वो अच्छे आपको मार्क्स मिले न्यूरोलॉजी के अंदर। सो आपका जो अभी तक स्टेशन जो मैंने आपको बता दिए हैं, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी और एब्डोमेन के चारों ही हो गए। ये आपके एग्जामिनेशन वाले जो है वो स्टेशंस हैं जो पेसेस के अंदर आते हैं 1 और 3। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन, जो कि इस एग्ज़ाम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क रखने वाला स्टेशन है, जो कि है स्टेशन 5। स्टेशन 5 है ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशन। ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप अपनी क्लिनिक में बैठे हुए, OPD में बैठे हुए, आपके पास पेशेंट आता है, आपने उससे एक क्विक हिस्ट्री लेनी है, आपने उसको एक क्विक जो है वो एग्जामिनेशन करना है विद इन अराउंड 8 मिनट्स। 8 मिनट आपने उसका जो है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना है, और फिर उसका जो है वो एक शॉर्ट वाइवा जो है आपका उस पर हो जाएगा रिगार्डिंग योर डायग्नोसिस एंड रिगार्डिंग हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ये जो स्टेशन है स्टेशन 5, ये फर्दर डिवाइडेड है 2 स्टेशंस में, जो ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशन 1 एंड ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशन 2, जिसमें 2 केसेस होते हैं। अंदर जाने से पहले बाहर दोनों के सिनेरियोज पहले से मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले एक सिनेरियो पढ़ के अंदर जाओ, फिर आपको टाइम मिले रेस्ट का, फिर दूसरा सिनेरियो पढ़ो फिर जाओ, नहीं। इसमें ये थोड़ी सी जो है ये डिस्क्रिपेंसी बोल लीजिए, या ये इसको जो है ना वो थोड़ा सा हाई प्रेशर एक जो है स्टेशन बोल लीजिए, कि इसमें अंदर जाने से पहले जो है आपके पास वो दोनों के सिनेरियोज मौजूद होते हैं। आपके पास जो पेपर होगा आपने दोनों में अलग अलग बना लेना है कि ये BCC 1 है, ये BCC 2 है, उसमें हिस्ट्री जो शॉर्ट है कि ये है, और फिर आपका जो भी स्कीम है उस स्कीम से जो है ना वो आपने अंदर जाना है। अच्छा, जो सेशन 5 का जो ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशन है, आपका आधा डायग्नोसिस सिर्फ पेशेंट को देख के बनता है। आप अंदर जाएंगे तो कोई ना कोई ऑब्वियस स्पॉट डायग्नोसिस होगा, लाजमी होगा। ये आप जो है वो, अगर आपको नहीं मिल रहा स्पॉट डायग्नोसिस, दैट मीन्स आप कुछ मिस कर रहे हैं। 80 to 90% जो आपका स्टेशन 5 है उसमें स्पॉट डायग्नोसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, और जो आपके पास जो स्टेशन 5 है उसमें केसेस ज़्यादातर क्या आते हैं, वो आते हैं रूमेटोलॉजी के केसेस, वो आते हैं इसमें आपके एंडोक्रिनोलॉजी के केसेस और डर्मेटोलॉजी के केसेस। ये वो केसेस हैं कि जो स्टेशन 5 में आते हैं। सो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं स्टेशन 5 में? मोस्ट कॉमन जो स्टेशन 5 में आपके पास आता है वो है सोरियासिस। सोरियासिस बहुत कॉमन है स्टेशन 5 के अंदर। आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है सेशन 5 के अंदर। आपके पास थायरोटॉक्सिकोसिस बड़ा कॉमन है। पेशेंट होगा विद एक्सोप्थैलेमस अंदर बैठा होगा, बाहर जो आपके पास जो सिनेरियो है उसमें होगा पेशेंट केम विद वेट लॉस एंड पेशेंट केम विद पैल्पिटेशंस। तो आप फौरन सोचने लग जाओगे पता नहीं क्या है, आपका ध्यान जाएगा थायराइड के अंदर। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपने पेशेंट को देखा तो आपको एक्सोप्थैलेमस मिला, आपका डायग्नोसिस वहाँ पर आपको एक दिली सुकून मिल जाता है कि हाँ आपने उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पिक कर लिया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उससे शॉर्ट फोकस्ड हिस्ट्री लेनी है। स्टेशन 5 में अंदर पेशेंट भी बैठा होता है और उसके साथ सरोगेट बैठा होता है। सरोगेट से आपने हिस्ट्री लेनी है और पेशेंट को आपने एग्जामिन करना है।
लेकिन किसी भी मोमेंट के ऊपर आपको पेशेंट को ये रियलाइज़ नहीं करवाना कि पेशेंट को आपने इग्नोर कर दिया। वो इस पे बड़ा बुरा मानते हैं जो गोरे हैं। सो आपने पेशेंट के वेलफेयर को कभी भी जो है वो आपने ओवरलुक नहीं करना है। और जो आपके पास जो सरोगेट होगा जिससे आपने हिस्ट्री लेनी है वो आपने इंग्लिश में लेनी है। इंग्लिश में लेनी है, आपने इंग्लिश में ही तमाम जो है वो चीज़ें उससे पूछनी है। शॉर्ट हिस्ट्री 2 से 3 मिनट की आपने हिस्ट्री ली, जिससे क्या हुआ कि आपको एक आइडिया हो गया कि हाँ आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ आपका केस जा रहा है। फिर आपने उस फौरन उठे, आपने एग्जामिनेशन जो है वो करना शुरू किया। एग्जामिनेशन फॉर मेजर थिंग्स, फोकस्ड एग्जामिनेशन, सब कुछ एग्जामिन नहीं करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है तो आपने पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से करते हुए जाना है। आपने देखा है कि कोई नेल चेंजेस तो नहीं है, आपने देखा है कोई आपके पास कोई पामर जो है वो एरिथेमा, या आपके पास कोई वो तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं है। उसके बाद फिर आपने देखना है ट्रेमर तो नहीं है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है। फिर आपने आगे गए, आगे जाने के बाद आप ऊपर गए, आपने देखा कि यहाँ पर कोई जेवीपी रेस तो नहीं है। फिर आपने देखा कि कोई गोइटर तो नहीं है, गोइटर नहीं है। फिर आपने आइस पे आ गए, आपने आइस को पूरा एग्जामिन किया ऊपर नीचे से, उसकी जो 2-3 साइंस हैं जॉफ्रीज और जो वो भी हैं वो आपने जो है उसकी साइंस कराई। फिर आपने उसको एक पानी का सिप दिया कि आप ज़रा ये ले मुंह में, और जब मैं बोलूँ तो आप इसको जो है वो सिप कीजिएगा, और आपने हाथ से उसको वो करके देखा, पैल्पेट करके देखा। साथ साथ आपने स्ट्रेस रख के ब्रूई भी सुन ली कि उसमें ब्रूई तो नहीं है। ये हो गया। आपने हार्ट पे एक रख लिया कि एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ कोई मरमर तो नहीं है। साथ साथ ये सब कुछ हो गया। आपने मसल, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस जो है वो आपने चेक कर ली। तो ये क्या हुआ, ये एक बहुत ही फोकस्ड ओनली थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, आपने सिर्फ वो एग्जामिन जो है वो किया है। तो उस ये जब करने के बाद जब ये कर लिया तो एग्जामिनर खुश है। उसको ये पता है कि आपको पता है कि हाइपरथायरॉयड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आपने वो तमाम चीज़ें देख ली। सो इसीलिए ये जो चीज़ है ये कैसे आएगी, जितने ज़्यादा आप पेशेंट देखेंगे, जितने ज़्यादा आप ओपीडी करेंगे, जितने ज़्यादा आप पेशेंट से करीब रहेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, ये स्टेशन 5 ऐसे निकलता है। स्टेशन 5 रटने से नहीं निकलता, स्टेशन 5 नॉलेज से इतना नहीं निकलता जितना आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे निकलता है। चलें, मैं आपको फिर कॉमन जो केस बता रहा था वो ये थे कि रूमेटॉइड है, सोरियासिस है, ल्यूपस है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, आपके पास जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी आ सकता है। तो और जो उसमें सिनेरियो देंगे वो देंगे नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट, आपने फिर उसको जो है वो देखना है। उसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है, आपके पास सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आ सकता है, आपके पास रैश आ सकता है, आपके पास सीलियाक डिजीज आ सकती है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो जिसका ताल्लुक एंडो से, जिसका ताल्लुक आपका जो है वो रोमेटोलॉजी से, डर्मेटोलॉजी से, और ये एंडो से, ये तमाम इनसे इससे ताल्लुक होता है आपका स्टेशन 5 का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जिसमें 90% केसेस में आपको मिलेगा क्लिनिकल क्लू, विजुअल क्लू। जहां नहीं मिले वहां पर क्लू आपका हिस्ट्री में छुपा होता है। जैसे मेरा जो अभी मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें जो सेकंड केस था क्लिनिकल, जो ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशन का, उसमें मुझे विजुअल कोई ख़ास कोई फेसिस नज़र नहीं आए, कोई स्पॉट डायग्नोसिस नज़र नहीं आई। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा मैंने कोई चीज़ मिस की है क्या। मैंने कहा चले अल्लाह मालिक मैं हिस्ट्री लेता हूँ। मैंने हिस्ट्री ली और जो बाहर सिनेरियो था वो ये था कि पेशेंट केम विद जो है चेस्ट पेन। जब मैंने हिस्ट्री लेना शुरू किया उससे, तो मैंने फ़ौरन उसको जो है वो असेस किया चेस्ट पेन के जो कॉजेज़ होते हैं। जैसे एम्बोलिज्म को रूल आउट किया, मैंने जो है वो न्यूमोथोरक्स को रूल आउट किया, मैंने एमआई को रूल आउट किया। जब ये सारी चीज़ें हुई मैंने फिर उससे ट्रैवल का पूछा तो उसने कहा येस आई रिसेंटली केम फ्रॉम अ 20 आवर लॉन्ग फ्लाइट। जब ये उसने बोला मेरे कान खड़े हुए, मैंने फ़ौरन पूछा इज़ देयर एनी लेग पेन और काफ पेन। तो उसने फिर बोला कि येस आई हैव काफ पेन, आई हैव काफ स्वेलिंग। फिर मैंने जाके उसको देखा तो वहाँ पर काफ स्वेलिंग और काफ पेन था। उसको हल्का सा बिना टेंडरनेस आपने कराया, उसको आपने एग्जामिन किया, फिर आपने गए, आपने इसका चेस्ट सुना, फिर आपने तमाम चीज़ें की, तो आपका डायग्नोसिस क्या बन गया, आपका डायग्नोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया। कैसे बना, हिस्ट्री बेस बना। एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, कुछ खास नहीं, सिर्फ आपको जो है वो जो लिम्ब स्वेलिंग है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है वो आया था। जब ये हो गया सारा कुछ, आपने जो है वो उसको प्रेजेंट कर दिया। आगे से उसके 3 क्वेश्चन थे, व्हाट इज द डायग्नोसिस, आई सेड एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि ओके हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट। फिर उसको मैंने बताया कि ईसीजी है, चेस्ट आपका जो सीटी है, सीटीपी है। ओके हाउ विल यू ट्रीट, मैंने कहा एंटीकोगुलेशन। स्टेशन फिनिश, गॉन। जब मेरी मार्कशीट आई है फुल मार्क्स 28 आउट ऑफ 28। सो
इस तरह से आपने चलना है। आप अगर पहले से जाके ये अपना एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्टेशन के अपने स्टीरियोटिपिकल केसेस हैं जो आते हैं। तो ये आपका स्टेशन 5 हो गया। अब आ गए हम उस स्टेशन के ऊपर कि जिस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा एशियंस फेल होते हैं। एशियंस जो नॉन यूके जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टेशन के ऊपर। ये वो स्टेशन है कि जिस स्टेशन के बारे में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको हैंडल किस तरह करना है। अगर जो है वो जाके वो समझते हैं कि ये बस एक काउंसलिंग स्टेशन है, आप गए और आपने जाने के बाद बस जो है वो समझो कि उसको काउंसल करना है, उसके सामने आपने जो है वो एम्पैथी और सिंपैथी करनी है। ऐसा नहीं है। ये दिस स्टेशन इज़ मोर देन दैट। जो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का स्टेशन है, इसमें एक हिडन एजेंडा होता है। जो भी आपको सिनेरियो दिया जाता है, उस सिनेरियो के साथ साथ उस सिनेरियो का एक हिडन एजेंडा होता है जो कि हर एग्जामिनर ने अपने पास लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस आया था मेरा जो पेसेस में कि देयर इज़ अ लेडी जिसकी अभी रिसेंटली थायरॉइडेक्टमी हुई है। उसका जब मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया MEN2A का जो है वर्कअप करवाया तो उसकी वो जीन पॉजिटिव आई है। अच्छा, वो जीन पॉजिटिव आई है। अब आपने उसको ये ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करनी है, आपने उसको ये बताना है कि आपकी जो ये जीन है ये पॉजिटिव आई है, और इस जीन के पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है तो आपके जो बेबीज होंगे उनके अंदर आपने 5 साल की उम्र में थायरॉइडेक्टमी टोटल करा देनी है। तो आपने उसको ये बताना है। अच्छा, अब इसमें हिडन एजेंडा क्या था? जो सिनेरियो लिखा हुआ था उस पे सिनेरियो ये था कि आपने उसको उसकी नेक्स्ट ईयर शादी है, तो उसका हिडन एजेंडा क्या था कि उसके फियांसे को आपने लूप में लेना है रिगार्डिंग दिस डिजीज, क्योंकि और वो आपसे इंसिस्ट करेगी जो फीमेल है कि नहीं, मुझे अपने फियांसे को नहीं बताना। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है कि जिसमें आपने जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रेक करना है, लेकिन ये आपकी स्किल है कि आप उसको किस हद तक कन्विंस कर सकते हो टू टेल हर फियांसे। ये उसका हिडन एजेंडा था। उसमें क्या हुआ, मैं अंदर गया, मैंने जाके शुरू में 1-2 मिनट बड़े प्रॉपरली रिपोर्ट जो है वो बिल्ड की। वो बिल्ड करने के बाद मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू नो, उसकी मैंने अंडरस्टैंडिंग चेक की कि उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। उसको कुछ नहीं पता था। ब्रेकिंग बैड न्यूज़, जैसा कि आप तमाम बुक्स में पढ़ेंगे कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ की एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि आपने डायरेक्टली बैड न्यूज़ ब्रेक नहीं कर देनी है। वो जो अंग्रेज़ हैं वो बुरा मानते हैं कि एकदम से आपने आगे से जो है ना, वो हम लोग तो जब हॉस्पिटल में होते हैं तो जो अटेंडेंट्स होते हैं ख़ासतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको बुलाते हैं, हाँ भाई इसको कैंसर है, ये मर जाएगा। वो अपने शॉक में चले गए, उनको मेंटल ट्रॉमा हुआ। वो लोग इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं। वो लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, आपने उनको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप ये खबर देनी है। तो उसमें उनका वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको पहले एक वार्निंग शॉट दो कि फॉर एग्जाम्पल मिसेस एमी आई थिंक आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू, ये कह के आप चुप हो जाओ, बिल्कुल शुश। वो आप उसको कहते हैं गोल्डन पॉज। फिर आपने गोल्डन पॉज देना है कि वो खुद बोले कि ओके व्हाट इज़ इट। जब वो आगे से खुद बोलेगी कि व्हाट इज़ इट, फिर आपने बोलना है कि आई थिंक यू आर, और इस तमाम चीज़ों में थोड़ा सा ड्रामेबाजी करनी है, अदाकारियाँ करनी है। आपने अपनी आवाज़ को धीमा कर देना है, थोड़ा सा एम्पैथिक हो जाना है आपने कि आई थिंक यू हैव अ डिजीज़ एंड इट डजंट सीम रियली वेल एंड आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ दैट इज़ नोन एज मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया। ये कह के आपने खामोश हो जाना है। फिर दोबारा गोल्डन आपने साइलेंस, गोल्डन पॉज का फ़ायदा उठाना है। अब इस दौरान आपको जो रिएक्शन जो मिल सकता है आगे से, वो रिएक्शन आपको क्या मिल सकता है, आपको जो है वो आगे से द पेशेंट कैन स्टार्ट क्राइंग, द पेशेंट कैन स्टार्ट कैन बी इमोशनल सेंटिमेंटल। तो आपने उसका पूरा ख्याल करना है। आपने ये नहीं करना कि डू यू वांट टू नो मोर और ये वो नहीं। जब आगे से वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चली गई है, जब वो आगे से वो रोना शुरू कर दिया है, आप भी उसके साथ, मतलब सिर्फ रोना नहीं है, उसके अलावा सब कुछ कर लेना है। आप जो है वो बिल्कुल जो है वो इमोशनल हो जाओ, टिश्यू पेपर उसको ऑफर कर दो, खामोश हो जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं बोलो, लेट हर टेक हर टाइम। और ये चीज़ आपके फ़ायदे में, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है। और आप जब थोड़ा सा टाइम आपने देख लिया कि वो अब सेटल डाउन हो रही है, और बीच में आपने 1-2 जुमले उसको बोल दिए कि आर यू ओके, डू यू नीड एनीवन एल्स टू बी विद यू, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो उसको जब बोल दी और फिर वो सेटल हो गई,
फिर आपने उसको बताना है ओके सो डू यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस डिजीज़। फिर भी अगर वो बोले कि नहीं आई डोंट वांट टू, तो फिर आपने आगे ज़बरदस्ती नहीं बोलना है कि नहीं सुनो, ऐसा नहीं है आपने करना है। उनकी जो विशेज़ हैं वहाँ पर उसकी बड़ी वैल्यू है, और उसके मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स ही पेशेंट वेलफेयर के हैं, और उसमें सबसे कम मार्जिन फेलियर का भी पेशेंट वेलफेयर में। फॉर एग्जांपल आप अंदर गए, पेशेंट लेटा हुआ है, आपने जो है वो उसको किसी तरह से अपने टर्न करने के लिए थोड़ा ज़ोर से टर्न कर लिया और उसको दर्द हुआ, पेशेंट वेलफेयर के मार्क्स कट जाएंगे। आप अंदर गए, आपने हैंड को सैनिटाइज नहीं किया और पेशेंट को हाथ लगा लिया, पेशेंट वेलफेयर के मार्क्स आपके कट जाएंगे। सो ये वो चीज़ें हैं कि जिस पे गोरे बहुत बुरा मानते हैं कि आपने पेशेंट का वेलफेयर जो है ना उसको फॉरमोस्ट रखना है, और हर जो आपकी हिस्ट्री या बातचीत करने वाला सेशन है उसमें आपने पेशेंट से कंसर्न्स लाजमी पूछने हैं। अगर आपने पेशेंट से उसके कंसर्न्स नहीं पूछे हैं, आप फेल हो गए। कंसर्न्स का एक अलग से स्किल है वो कंसर्न, कि अगर आपने उसके कंसर्न्स एड्रेस नहीं किए सो आपके वो मार्क्स कट जाएंगे एंड देन वो स्टेशन आपका फेल हो जाएगा। सो हर स्टेशन, जैसे स्टेशन आपका 2 है हिस्ट्री वाला, स्टेशन 4 है कम्युनिकेशन वाला, स्टेशन 5 बीसीसी जो है ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशन, उस समय हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद वाइवा से पहले आपने सरोगेट से या पेशेंट से बोलना है ओके सो डू यू हैव एनी कंसर्न्स। तो वो आगे से पूछेगा कि जैसे कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है तो पूछेगा डॉक्टर साहब आई वर्क इन अ फैक्ट्री और आई वर्क एज अ टाइप राइटर, सो हाउ कैन आई कंटिन्यू माई प्रोफेशन। ये उसका कंसर्न है। अब आपने उसको एड्रेस करना है। वो एड्रेस कैसे करना है, आपने उसको झूठी तसल्लियाँ नहीं देनी है। चाहे उसको कैंसर है और वो आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना, मैं मेरी तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना, तो आपने उसको ये नहीं कहना है कि हाँ हाँ तुम ठीक हो जाओगे या ये कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। अगर आपने उसको झूठी तसल्ली दी, आपके मार्क्स कटेंगे, आप उड़ जाओगे। आपने बड़ा ही उसको पोलाइटली और बड़ा ही उसको जो है ना वो आराम से आपने बोलना है कि वेल in this regard I have bad news for you, in this regard I think things doesn't seem really good। आपने उसको क्लियरली बोलना है। आपने उसको कोई जो है वो नहीं करना है, कोई आश्रय नहीं देना है आपने उसको, ठीक है। सो ये आपका जो है ये कुछ टिप्स हैं जो कि स्टेशंस के ऊपर आती हैं। खैर अच्छा जी, अब मैं आपको जो है ये तो मैंने बता दिया आपको स्टेशंस जितने भी वहाँ पर होते हैं। एग्जामिनर्स वहाँ आपको पास करने के लिए बैठे, वो आपको फेल करने के लिए नहीं बैठे। जब आप जाते हैं अंदर, आप खुद ऐसा कोई जो है वो ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे आपके मार्क्स कटते हैं, वरना उनको मार्क्स काटने के लिए लाइनें भरनी होती हैं, वो नहीं भरते, उनको मौत आती है वो लाइनें भरने में, ठीक है। तो आप खुद से उनको ऐसा मौका ना दें। और वो कैसे नहीं होगा, कैसे आप नहीं देंगे, जब आप वो जो मार्कशीट्स हैं उनको आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ होगा कि किस चीज़ पे मार्क्स कटेंगे, किस चीज़ पे बॉर्डर लाइन होंगे और किस चीज़ पे सेटिस्फैक्ट्री होंगे। अगर आपने उनकी मार्कशीट्स जो है वो स्टडी नहीं किए तो आज जाके करें मार्कशीट्स, ताकि आपको आपको जो है वो आपके मार्क्स ना कटें, राइट। अच्छा, ये हो गई आपकी सारी चीज़। अब लास्ट मैं सेक्शन जो है उस पर आऊँगा, फिर आपके क्वेश्चंस लूँगा। लास्ट सेक्शन ये है कि आपने जो है वो अप्लाई किस तरह करना है कि आपको पेसेस की सीट मिल जाए, आपको जो है वो। अच्छा, जो मैं गया था अभी पेसेस के लिए, तो मेरी ये जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान में, जो प्रोफेसर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी एंड इन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों ने प्रायोरिटाइज़ किया है कि वो लोग कि जिनकी रेजिडेंस जो है वो पाकिस्तान में है उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें, बजाय इसके उन लोगों को जो कि बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इंटरनेशनल सेंटर्स में टाइम का कोई लिमिट नहीं होती कि अगर अभी विंडो खुली है तो आपने अगर फ़ौरन अप्लाई कर दिया तो आपको जल्दी सीट मिलेगी, नहीं। वो यूके में होता है, वो यहाँ नहीं होता। जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं उसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं कि आप किसके कितने ईयर्स रह गए, किसके कितने अटैम्प्ट्स रह गए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो मुझे बीच में कोविड की वजह से अटैम्प्ट्स नहीं मिले थे, तो मेरा जो है वो लास्ट के शायद 3 to 4 अटैम्प्ट्स बाकी थे, और जो मेरे साथ के लोग जिन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था उनके 6 से 7 अटैम्प्ट बाकी थे। तो मुझे प्रायोरिटी मिली क्योंकि मेरे कम अटैम्प्ट्स बाकी थे। सो इस तरह से मिलती है कि आपको प्रायोरिटी मिलती है इन रिगार्ड कि आपके कितने अटैम्प्ट्स बाकी हैं। सेकेंडली ये कि डिसहार्ट नहीं होना है अगर आपको जो है वो स्लॉट नहीं मिले, कीप ट्राइंग, मिल जाता है।
अगर आपको साल में आपने तीनों स्लॉट के लिए अप्लाई किया है तो आपको कोई एक स्लॉट लाजमी मिलेगा, ठीक है। अनलेस ये है कि आपने बिल्कुल अभी एक दो साल ही हुए हैं आपको MRCP 1 दिए हुए और आपके पास 5 साल हैं, तो फिर क्योंकि जो है सप्लाई और उसकी जो डिमांड है उसका मिसमैच है, तो वो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वेट कराएं इस हवाले से। सो गाइज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था आज का जो है वो पेसेस का जो इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गए होंगे। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली वन बाय वन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो प्लीज़ फायर ऑन मी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करूं। एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। राइट, सो क्वेश्चन जल्दी से आप प्लीज़ थ्रो इन योर क्वेश्चंस। वी आर ऑलरेडी 1 hour and 5 minutes। ओके, सो तलहा आप पूछ रहे हैं MRCCH, MRCPCH एंड MRCP एग्जाम्स, ओके, वर्सेस, मतलब इसका आई कैन नॉट गेट योर क्वेश्चन, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? कोमल, ओके, यू वेलकम कोमल, एंड प्लीज़ ओके बिलाल, जो स्कोप है MRCP का पाकिस्तान में और गल्फ में, दैट इज़ रियली गुड। आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा जो है ना वो, अगर जो बाहर से लोग आपको रिक्रूट करने आते हैं, ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ को रिक्रूट करने आते हैं, आप उनकी अगर जो ऐड देखें ना, आप उनका जो रिक्वायरमेंट देखें, उसमें ये है कि वो आपको स्पेशलिस्ट जो पोजीशन है उसके लिए आपको हायर करते हैं, इवन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ MRCP। आपको वो स्पेशलिस्ट पोजीशन जो है वो देते हैं इक्विवेलेंट टू FCPS, ठीक है। और वहाँ जाकर जब आप, अगर फॉर एग्जांपल आप गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, सो देर आर मैनी स्टेशंस कि जहाँ पर आपको इवन प्रायोरिटी मिलती है ओवर एन FCPS, राइट। सो खैर ये जो है इसका स्कोप है। पाकिस्तान में MRCP को जो है वो एक इक्विवेलेंट हासिल है ऑफ अ कंसल्टेंट, ऑफ अ स्पेशलिस्ट। So if you are only an MRCP, so you can work as a consultant in a hospital in Pakistan as well as in the Gulf countries. But if you'll go to the UK, this will help you in getting, you know, a specialty residency or a non-training job. ये तमाम चीज़ें हैं कि जो आप वो करते हैं, राइट। चलें नेक्स्ट आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। स्कोप हो गया। अच्छा हसीब, बुक्स जो हैं पेसिस के लिए, आई वुड रिकमेंड, जो मैंने की थी और जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था, वो ये है कि स्टेशन 2 एंड स्टेशन 4 जो हिस्ट्री और कम्युनिकेशन का स्टेशन है, उसके लिए एक बुक सीरीज़ होती है, इसको बोलते हैं राइडर मीर के नाम से। मेरे पास यहाँ पर है, मैं ऑलरेडी लेके आया था। सो दिस इज़, यू नो, द राइडर मीर, एन एड टू द MRCP पेसेस, राइट। सो ये जो बुक है स्टेशन 2 और 4 के लिए, ये आप देख रहे होंगे। सो ये जो आपका है, दिस जो थियोरेटिकल स्टेशन है स्टेशन 2 और 4, उसके लिए राइडर मीर है। जो आपके एग्जामिनेशन वाले स्टेशन है 1, 3 एंड 5, उसके लिए दिस बुक, दिस इज नोन एज गौतम मेहता, अ मस्ट डू बुक। इसके अंदर आपके चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही क्लियर, अच्छी लिखी हुई हैं। सो गौतम मेहता एंड राइडर मीर बहुत ज़बरदस्त बुक है। और इसके अलावा एक बुक, अगर आप स्कीम्स के हवाले से जो है वो क्यूरियस हैं, अगर आप जो है वो क्वेश्चंस के हवाले से क्यूरियस हैं, सो यू नो द वन ऑफ अ काइंड बुक इन पाकिस्तान बाय नन अदर देन, यू नो, माय टीचर जो डॉक्टर इमरान बाबर, उनकी ये बुक है फास्ट पेसेस के नाम से, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ रियली गुड बुक। सो अगर आपका जो है वो नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आप जो है वो स्कीम्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो बड़ी इजी जो है वो स्कीम्स लिखी हुई हैं डॉक्टर इमरान ने अपनी बुक्स में, और वो जब आप अप्लाई करो, आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं गया, आप पास करोगे इंशाल्लाह। ओके रॉबिन, यस ये रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह, इसको मैं इसके बाद अपने इस पूरे सेशन को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। मुर्तज़ा आप पूछ रहे हैं हाउ मनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। MRCP के लिए आपके पास हाउस जॉब ओनली रिक्वायर्ड है। आपने MBBS किया, MBBS के बाद आपने हाउस जॉब के 1 साल किया, जो 2 years का पहले एक्सपीरियंस था, अब वो उनको रिक्वायर्ड नहीं है। आयशा, इफ समवन इज नॉट FCPS ट्रेनी, इज इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास पेसेस? वेल डेफिनेटली यस। ये एक बहुत ही कड़वा सवाल है, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन मैं इसका बिल्कुल स्ट्रेट आंसर दूंगा। जो पेशेंट से करीब नहीं है, जो पेशेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसको पेसेस पास करने में मुश्किल होगी।
लाजमी होगी, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बने हुए हैं। आपको पेशेंट देखकर, आपको पेशेंट को असेस करने की आदत नहीं रहती है, वो बुक से आपको नहीं मिलेगा। सो पेशेंट 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 आपको बहुत ज़रूरी है। राइट, अच्छा जी, अम्मार आप पूछ रहे हैं, मैंने बिल्कुल बुक्स का भी जवाब दे दिया। और अच्छा, और FCPS मेडिसिन क्लिनिकल, डेफिनेटली ये बात जो है वो मैं शायद मिस कर गया था बताना, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जितना फ़ायदा आपको इस एग्ज़ाम से आपके FCPS में होगा, आप यकीन नहीं कर सकते। आपके शॉर्ट और लॉन्ग केस इतना आराम से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो हिस्ट्री का स्टेशन पूरा इसमें आप करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो। आप जो है वो चारों जो आपकी जो सिस्टम्स हैं उसके एग्जामिनेशन की जो आपकी जो पैटर्न है उसकी आप प्रैक्टिस करते हो, और वहाँ जाकर जो FCPS में जाकर आपका ये तमाम चीज़ें रिवाइज होती हैं, आपसे वहाँ जाकर परफॉर्म करते हो एंड बूम योर पास। सो ये बड़ा फ़ायदा करती हैं आपको, जो कि MRCP जो पेसेस हैं ये FCPS के अंदर। ओके, नोट्स एंड नोट्स थ्योरी फॉर MRCP, वेल अच्छी बुक है, मैंने इसको पर्सनली इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको उससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ पढ़िए इसको। एंड डू आई नीड टू डू एनी कोर्सेज फॉर पाक सेंट्रल? वेल सानिया, ये जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं कहूँ कि कोर्सेज जो हैं वो बहुत कम ऐसे हैं कि जो अच्छे हो रहे हैं, और करने ज़रूरी हैं, डेफिनेटली करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको अगर आपने पेशेंट इतने नहीं देखे हुए, अगर आप सिर्फ मेडिसिन में ट्रेनिंग नहीं कर रही हैं तो आप तो ज़ाहिर है आपने पेशेंट देखे हुए नहीं होंगे, तो उस सूरत में आपने केसेस कहाँ देखने, वो इन कोर्सेज में होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक कोर्स कि जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो कि मैंने भी जो है वो लिया था, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे टीचर हैं, और बहुत ही सिंसेरिटी से पढ़ाते हैं, आई वुड रिकमेंड डॉक्टर इमरान बाबर, जो लाहौर में फास्ट पेसेस करवाते हैं। अ वंडरफुल कोर्स, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इट इज़ टोटली वर्थ इट। और अगर आप जो है वो जाके वो कर रहे हैं, वो आप कोर्स ले रहे हैं, देयर इज़ a very good chance that you pass your exam in the first attempt. Right, so Ravina, you're saying for MRCP 1 and max prep time, well इसको ऑलरेडी मैं आंसर जो है वो शुरू में कर चुका हूँ, लेकिन चलें आपके लिए मैं दोबारा कर देता हूँ। बुक्स का मैंने बताया था, पास मेडिसिन सीरीज़, ऑन एग्जामिनेशन सीरीज़ और MRCP नोट्स, ये तीन जो है वो आपने करने। पास मेडिसिन 3 दफ़ा, ऑन एग्जामिनेशन 2 मरतबा, MRCP नोट 1 मरतबा, और मैक्सिमम प्रेप टाइम इफ़ यू आर डूइंग रेजिडेंसी 4 to 5 months. If you are not doing residency, 3 to 4 months. Samya, you are saying, okay, how much time does it require to prepare for PESs after part 2 written? Well, if you are a resident, if you are doing residency and अगर आप जो है वो पेशेंट से इन टच हैं, तो और ख़ास तौर पे मेडिसिन एंड अलाइड के उसमें आप पेशेंट से इन टच हैं, तो मेरा ख्याल है पेसेस 1 महीने से ज़्यादा का एग्ज़ाम नहीं है। पेसेस आपकी उसकी तैयारी जो है वो, अगर आप ऑलरेडी इन टच हैं, ऑलरेडी रेजिडेंसी कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का पेसेस एग्ज़ाम नहीं है, यू नो, पॉइंट ब्लैंक। बिलाल, थैंक यू। एंड एक्सपीरियंस अबाउट स्पेशलिटी स्कोप इन पाकिस्तान, इसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ बिलाल, मैं आपके लिए भी थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। वो ये है कि स्कोप पाकिस्तान में अच्छा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है FCPS की भी एक लॉबी है, ठीक है, और राइटली सो, क्योंकि एक हमारा अपना जो है वो कॉलेज है पाकिस्तान में। सो MRCP पाकिस्तान में FCPS के अगर इक्विवेलेंट नहीं तो थोड़ा सा नीचे आप उसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर। लेकिन बाहर गल्फ कंट्रीज़ में MRCP हैज़ यू नो सुपीरियर स्कोप देन FCPS। राइट, अच्छा जी, in real exam for session 2 and 4 is there anything to write with pen and paper or just, well, आपको मैं एक बात बताऊं, आपको वहाँ पर पेंसिल और पेपर मिलता है स्टेशन 2 से पहले भी, स्टेशन 4 से पहले भी, और उसमें आपको बाहर 5 मिनट मिलते हैं कि सिनेरियो आप पढ़ें। सिनेरियो पढ़ने के बाद फिर आप जो है उसको अपना स्कीम बनाएं उस पेपर के अंदर, और अपनी स्कीम अगर जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं अगर आप वो लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, आपको कोई DDs रूल आउट करनी है तो वो लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अंदर जाएंगे, आपने पेशेंट से बात करनी है, और बात करने के बाद एक छोटा सा सेंटेंस आप उसमें बोल दें कि वुड यू माइंड इफ आई राइट सम नोट्स व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम यू,
वो मना नहीं करेगा आपको। तो जैसे आपने उससे परमिशन ले ली, यू कैन राइट एवरीथिंग, लेकिन वो पेपर इन द एंड आपने वहीं छोड़ के जाना है, कि उस पेपर को भी वो लोग देखते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या था, और वो उस पेपर को लेकर वो बड़ा जो है वो आपके मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं। सो खैर ये हो गया। हसीब थैंक यू, यू वेलकम। एंड स्पेशल टॉपिक्स, वेल ये मैंने आपको बताया कि स्पेशल टॉपिक्स जो है वो क्या आपने पढ़ने। कार्डियोलॉजी में AVR, MVR, DVR, MS, AS, AR, फिनिश। कार्डियोलॉजी में इससे बाहर नहीं आता। और रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी फिब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, COPD और कंसोलिडेशन, प्लूरल एफ्यूजन। और अगर मैस आ गया तो मैस वो आपको पता लग जाएगा कि क्लबिंग भी है, और साथ में बड़ा जो है वो वेस्टेड सा जो है ना वो एक पेशेंट होता है। सो ये आ गया तो आ गया। और स्कार वाले पेशेंट अभी तक पल्मों में आए नहीं है यहाँ पर हमारे पास। जो न्यूमोनेक्टमी और जो लोबेक्टमी वाला पेशेंट है, ये अभी तक पाकिस्तान स्टेशन में एक दफ़ा ही आया, अगर आया तो। सो वो भी आ सकता है। अगर स्कार आ गया तो आपके लिए बड़ा आसानी है कि आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कार आपको पता है कि या तो न्यूमोनेक्टमी होगी, या लोबेक्टमी होगी, या वैट्स होगा, यही 3 चीज़ें हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। सो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो उसको ये आपका था किसमें, रेस्पिरेटरी। एब्डोमेन के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, स्प्लीनोमेगैली, हेपाटोस्प्लीनोमेगैली, आपको जो है वो CLD, रीनल ट्रांसप्लांट, और साथ में जो है वो लिवर और पैनक्रियास ट्रांसप्लांट ये आ सकता है, या एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ये आ सकता है। इसके अलावा जो है वो नहीं आता और कुछ इसके। और इसके अलावा न्यूरोलॉजी में जो है वो मेजरली स्ट्रोक आता है। न्यूरोलॉजी में आपके पास जो है वो फेशियल नर्व पैल्सी आती है। न्यूरोलॉजी में माइस्थीनिया आता है, पार्किंसन आता है। न्यूरोलॉजी में आपके पास शार्कॉट माइटोट डिजीज़ ये लोग रख सकते हैं। पाकिस्तान में हालांकि बहुत कम केसेस हैं, लेकिन रख सकते हैं। आपके पास जो है वो PLS आ सकता है, और प्रोग्रेसिव लैटरल स्क्लेरोसिस। और उसके अलावा आपके पास जो है वो MND आ सकता है। और पाकिस्तान में इसके अलावा आपके पास जो है वो हेरिडिटरी स्पास्टिक पैरापरेसिस आ सकता है। ये ऐसे केसेस हैं कि जो बड़े कॉमन जो है वो केसेस हैं, जो कि न्यूरोलॉजी के अंदर जो है वो आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो ब्रीफ क्लिनिकल कंसल्टेशंस हैं, उसमें क्या केसेस आपके पास जो आ सकते हैं वो मैंने बताया आपको कि सोरियासिस, रोमेटॉइड, ल्यूपस, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोथायरॉइडिज्म, और पार्किंसन भी जो है स्टेशन 5 में आ जाता है। माइस्थीनिया स्टेशन 5 में आ सकता है। न्यूरोलॉजी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आ सकता है, और वही मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपका स्टेशन 5 में अगर आपका बुरा दिन है तो आ सकता है। सो प्लीज़ ये जो है मतलब अपना दिमाग उसके लिए खोल के जाइएगा। राइट, कैन वन गिव FCPS 2 एंड MRCP टुगेदर, कैन क्लियर? बहुत मुश्किल है, ठीक है। और एक साथ देना तो बड़ा मुश्किल है कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा एक प्रेशर एक वो होता है, सिचुएशन होती है कि 2 एग्ज़ाम हैं, बड़े एग्ज़ाम हैं। जो पेसेस है वो तो फाइनेंशियली भी आपको जो है वो थोड़ा सा हिट करता है। अभी अराउंड 1200 पाउंड मेरा ख्याल है, शायद 3 लाख रुपए का जो है वो एक एग्ज़ाम है ये। और पाकिस्तान में हो रहा है, तो फिर अगर आप लाइक ट्रैवल भी इतना कोई ख़ास नहीं है, तो 3 लाख का ये एग्ज़ाम है। और प्लस उस सबसे बड़ा प्रेशर, आपको ये प्रेशर होता है कि अगर ये नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, अगर दोनों एग्ज़ाम नहीं निकले, एक के चक्कर में दूसरे की तैयारी मेरी ख़राब हुई तो क्या निकलूँगा। तो वेल इट्स अ रिस्क। सो जो भी जो है वो ये रिस्क लेना चाहे तो उसको एटलीस्ट थोड़ा सा अपना दिल गुर्दा बड़ा रखना चाहिए, और इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि दोनों फेल हो सकते हैं। अमार एनी टू गेट MRCP पेसेस, वेल ये गोल्डन क्वेश्चन है कि सीट कैसे जल्दी मिलेगी। सीट जल्दी मिलेगी, आप अप्लाई करते रहें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने तमाम जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो प्रोफाइल है उसको अपडेटेड रखिए, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि जो थोड़ा सा बहुत ही माइनर पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जो 3 कॉलेजेस हैं, एडिनबरा, ग्लासगो एंड लंदन, MRCP के, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आप MRCP लंदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीट्स आपकी जो है वो मुश्किल से मिलती हैं, और सेम गोज़ फॉर आपकी जो एडिनबरा है, उसकी सीट आपको फिर भी थोड़ा सा आराम से मिल जाती हैं। और फिर ग्लासगो जो है वो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो आपको मिल जाती हैं जो है वो सीट्स। लेकिन सबसे मुश्किल लंदन है, सबसे जो इजी है वो एडिनबरा है। तो आपको जो है वो अप्लाई करते वक्त ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। राइट, इज देयर एनी प्रैक्टिस और रेजिडेंसी रिक्वायर्ड आफ्टर पार्ट 1 और यू कैन गिव पार्ट 2 आफ्टर पार्ट 1 विदाउट एनी गैप? नो एनी
रेजिडेंसी रिक्वायर्ड पहले थे, अब नहीं है। पहले 2 ईयर जो है वो होते थे, अब नहीं है। अब सिर्फ हाउस जॉब आपकी जो है वो इनफ है आपकी उसके लिए। अच्छा जी, और बिल्कुल सानिया, मैंने आपका जवाब दे दिया। आई होप इफ डू आई नीड टू रिपीट थ्योरी इन डिटेल फॉर पेसेस? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पेसेस आपका आपका जो है ना वो बहुत ही एक सुपरफिशियल एग्जाम है। वो आपको देखो, तो आपकी जो है ना वो थ्योरी वो असेस कर चुके हैं, आपकी नॉलेज वो आपकी MRCP 2 में असेस कर चुके हैं। अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डू यू हैव अ पर्सनालिटी ऑफ अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर दैट वुड वर्क इन द UK? डू यू हैव द पर्सनालिटी कि वो आपको ये डिग्री दें, ये आपको मेंबरशिप दें ऑफ दैट प्रेस्टिजियस रॉयल कॉलेज, और आप जो है वो उसको कैरी कर सकें? तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर द पर्सन, यू विल वर्क एज अ रेजिडेंट टू द अटेंडिंग, टू द गोरा अटेंडिंग। तो क्या आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप उस जो पेशेंट है उसको असेस करके कोई नेग्लिजेंस ना करो? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है सू के चक्कर होते हैं बड़े, वो गोरे तो जो है ना वो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉशियस होते हैं इस बारे में। तो वो हर चीज़ के अंदर जो है वो आपको मतलब ये चीज़ का वो ख्याल करते हैं कि आपने वेलफेयर का ख्याल करना है, आपने कंसर्न्स का ख्याल करना है, क्योंकि वो इंश्योर्ड होता है सारा, और आपने जो है वो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनका ख्याल करना है। अच्छा जी, कैन वन गिव FCPS 2 and MRCP टुगेदर? वी कैन, और वी शुड गिव देम सेपरेटली विद सम वन गैप? इसका मैं जवाब वैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ अभी, लेकिन यही है कि रिस्क है, और अपने अपने ऑप्शंस देखिए, अपने अपने जो है वो देखेंगे कि आर यू रेडी कि देने के लिए कि आप रिस्क एक बड़ा ले सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अगर बड़ा रिस्क है तो उसके बाद फिर बड़ा रिवॉर्ड भी है। मैंने ये दोनों एग्ज़ाम 1 मंथ के गैप के अंदर जो है वो क्लियर किए थे, और बड़ा रिस्क था। सच्ची बात बताऊं, डर लग रहा था कि अगर दोनों में से कोई भी ना निकला फिर क्या होगा। लेकिन मैंने कहा अल्लाह मालिक है, कोई एक भी निकल गया तो काम चल जाएगा, फिर हम कोई आगे दोबारा दे देंगे। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि दोनों एक साथ जो है वो निकल गए थे। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग MRCP फ्रॉम लंडन, एडिनबर्ग, ग्लासगो इन टर्म ऑफ फ्यूचर प्रैक्टिस? वेल, नो एंड यस। नो इसलिए कि ब्रेक्सिट के बाद से जो है ना वो अब तो ऑलरेडी ये ओपन है आपका जो यूके है, 2025 तक यूके आपका फिर भी ओपन है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन उसके बाद फिर शायद जो है ना वो प्रायोरिटाइज हो जाए कि जो MRCP लंदन है दैट इज़ गिवन द प्रायोरिटी, और क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है ना वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, और उसका जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो भी थोड़े से तगड़े मुश्किल एग्ज़ाम सेंटर्स जो है ना वो पढ़ते हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आई एक बात कि वो तमाम लोग के जिनको इंटरनेशनल सेंटर मिलता है पाकिस्तान के अलावा, जैसे बड़ा कॉमन स्टेशन है कि आपका जो है ना वो श्रीलंका में मिल गया, या आपको जो है वो इजिप्ट में मिल गया, या कीनिया में मिल गया, या आपको ब्रुनाई में मिल गया। तो जो आपका सेंटर आपको मिला है ना, उस सेंटर के बारे में ज़रा रिसर्च लाजमी करें कि वो सेंटर एक्चुअली स्पेशलाइज किस चीज़ में करता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे हॉस्पिटल्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल NICVD है, वो कार्डियक हॉस्पिटल है, और अगर जो गम्बट हॉस्पिटल है वो लिवर हॉस्पिटल है। सो अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जो सेंटर है वो लगता है गम्बट हॉस्पिटल में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, पेशेंट ज़्यादातर आपको किस चीज़ के मिलेंगे? आपको ट्रांसप्लांट के मिलेंगे। तो आपके पास एक्सपेक्ट करो आप कि आपके पास अगर एब्डोमेन का स्टेशन है तो आपके पास ज़्यादा पेशेंट जो है वो ट्रांसप्लांट के आएंगे। सो इसीलिए आप जब आपको जो स्टेशन मिलता है तो उसके बारे में आप जो है वो प्रॉपरली रिसर्च करें कि वो स्पेशलाइज सेंटर किस चीज़ का है, और फिर उसके बाद फिर आप जो है उसके हिसाब से थोड़ा सा अपनी जो जो केसेस की लिस्ट है ना उसको आप जो है वो बनाइए। राइट सानिया, थैंक यू सो मच, एंड सानिया यू वेलकम, थैंक यू। ओके राइट, सो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन सबके ख़त्म हो गए और सेशन भी हो गया। कोई और क्वेश्चन अगर किसी का है, किसी के बारे में है, तो आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर, और फिर 1.5 घंटा हो गया सेशन को, पता ही नहीं चला। मैं मुस्तकिल कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे फिर उसके बाद जाके स्ट्रक्चर्स लेनी पड़ेगी। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नेक्स्ट जो सेशन है
वो आपको किस चीज़ पे जो है वो रखना है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपने जो है वो नेक्स्ट सेशन रखना है। आज का जो हमने सेशन था वो था MRCP 1 और MRCP 2 का जो बेसिक जो कोर्स है उसके ऊपर, एंड एक डिटेल्ड सेशन था पेसिस के ऊपर कि पेसिस का एग्ज़ाम होता किस तरह है, वहाँ सेंटर में क्या हो रहा होता है, पेशेंट किस तरह के आते हैं, जो एग्जामिनर हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कब जो है वो अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ सीट बढ़ जाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आज हमने जो है वो डिस्कस की हैं। और ऑन अ शॉर्ट नोटिस एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो अभी रिसेंटली वो तमाम लोग के जिनका जो है वो कमीशन का जो है वो एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो उसके लिए भी आई होप आप जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। जो जो तैयारी कर रहा है उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कमीशन, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और जब मैंने अपना कमीशन पास किया था तो वो मुझे जो मैंने उसके लिए तैयारी की थी, जो मैंने उसके लिए किए थे, वो सारा का सारा मैंने उसमें आपको जो है ना वो गाइडेंस दे दी है। उसके अलावा आपको कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो फिर डेफिनेटली आई एम ऑल अवेलेबल। थोड़ा सा मैं बिज़ी होता हूँ अपने हॉस्पिटल और पेशेंट्स के, ऑनलाइन पेशेंट्स के वर्क में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट हर हफ्ते अगर नहीं हो सका तो लाइक एवरी फोर्टनाइट 15 दिन में कोई एक लाइव सेशन और आपसे जो है वो उसमें वो कर सकूँ। ओके, सो लास्ट के क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं। डिड यू अपीयर इन पेशेंट? वेल, मैं जो है वो दोनों मैंने अपीयर हुआ था। मैंने पाकिस्तान में भी अपीयर हुआ हूँ, मैंने ब्रुनाई के अंदर मैं अपीयर हुआ था। और ब्रुनाई के अंदर जो मेरा जो पेसेस था उसमें मेरे 1 मार्क्स से मेरा फेल हो गया था और 130 मेरे मार्क्स से 131 पासिंग थे। सो वेल, दैट वाज अ हार्ट ब्रेक, बहुत बुरा हार्ट ब्रेक था। लेकिन खैर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये थी कि मैं FCPS और MRCP दोनों एक साथ निकालूं, और एक की मोटिवेशन दूसरे को निकाले, दूसरे की मोटिवेशन इसको जो है वो निकालें। राइट, राबिया, यू वेलकम। एंड कैन यू मेक अ व्हाट्सएप और फेसबुक मेंटरिंग ग्रुप? वेल, बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जो है वो बना सकता हूँ। ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है वो तमाम वीडियोस जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे जो फेसबुक पेज है उस पर अवेलेबल है। जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए हो तो वो उस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकता है। और अगर किसी को जो है वो कोई और चीज़ गाइडेंस उसी के हवाले से चाहिए तो आप अपनी रिक्वेस्ट वहाँ दे दें। मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर तो एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट ज़्यादा आई है तो एक छोटी सी वीडियो बना के उसको मैं अपने जो चैनल पर जो है वो अपलोड कर दूंगा, वरना फिर अगर फीजिबल हुआ तो मैं उनको इंडिविजुअली जो है वो गाइड कर दूंगा। और तहरीम, FCPS पार्ट 1 पार्ट 2? वेल, FCPS पार्ट 1 जो है उसके लिए भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो पोस्ट की है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें तमाम वो डिटेल्स हैं कि आप किस तरह से पढ़ के FCPS पार्ट 1 सिंगल फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो वो वीडियो लाजमी देखें, उसको जो है उसमें आपके लिए बहुत सारी जो है वो फ़ायदे हैं। अच्छा, कैन वी प्रैक्टिस एज अ कंसल्टेंट इन पाकिस्तान आफ्टर पासिंग पेसेस विदाउट रेजिडेंसी? यस, डेफिनेटली यू कैन। यही एक जो है वो फ़ायदा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपने रेजिडेंसी नहीं की है सो आपके 1 आउट ऑफ 10 चांसेस हैं कि आपका पेसेस पास होगा, क्योंकि वो इतना एक थॉरो एक स्किल सेट है उनका, इतना थॉरो रेजिडेंसी है कि इतना थॉरो एग्ज़ाम है कि अगर आपने पेशेंट का आपका इंटरेक्शन नहीं है, आपने पेशेंट नहीं देखे हुए, आप वो एग्ज़ाम कुछ भी कर लो, आप पास नहीं कर सकते। ये मतलब दिस इज़ मस्ट। अच्छा जी, डज इट मेक एनी डिफरेंस वेदर वी चूज सेंटर फॉर पेसेस इन पाकिस्तान और यूके? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप चाहे यूके में क्लियर करें, आप चाहे श्रीलंका में क्लियर करें, बांग्लादेश में क्लियर करें या फिर पाकिस्तान में क्लियर करें, आपकी जो MRCP की डिग्री है उसकी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगी, सेम होगी, सेम होगी। राइट, और डज इट मेक एनी, तो मैंने आपका जवाब दे दिया। नुमान, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, और बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं और ले लूँगा, प्लीज़ जल्दी से अपने लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। वी आर ऑलरेडी देयर, 1.5 आवर 90 मिनट का सेशन हो गया है और आई होप कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और प्लीज़ जिसको अगर फ़ायदा हुआ है तो अपने जो है वो कमेंट जो है ज़रूर फीडबैक में दीजिएगा। आई वुड लव टू कम ऑन अ लाइव सेशन अगैन with a different topic, with a different exam, or I would be I would be available for you
एनी टाइम एनी प्लेस। गाइडेंस के लिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं, जो कि एक इतनी डिप्रेसिंग फील्ड बनती जा रही है कि इतना आप पढ़ते हैं, एक लिटरली जितने आपके पास जो दूसरे कोर्सेज हैं उससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ने के साथ साथ आपका पूरा जवानी जा रही है, आप जो है 30s तक में जाके आपका जो है वो रेजिडेंसी चल रही है, और उसके बाद जाके भी आप यू आर नॉट गुड इनफ कि आपको पार्ट 2 भी अगर आपका निकल जाए उसके बाद भी यू आर नोवेयर। तो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा एक डिग्री होनी चाहिए कि जिससे यू आर सुपीरियर टू अदर्स। आपके पास जो है वो एक बिल्कुल एक एज होना चाहिए दूसरों के ऊपर, कि आप चाहें तो पूरा आपके लिए मिडिल ईस्ट ओपन हो जाता है, पूरा आपके लिए गल्फ ओपन हो जाता है, आपके लिए यूके ओपन हो जाता है, इवन कनाडा ओपन हो जाता है आपके लिए ये इस सब के बाद। सही है, तो ये तमाम मलेशिया ओपन हो जाता है, सिंगापुर ओपन हो जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आपको, आई एम द पर्सन जो कि मैं चाहता हूँ कि everyone that is doing residency in Pakistan should attempt at least one foreign exam जो कि उसकी पॉकेट में होना चाहिए। Okay, so last question, which exam should be taken first, FCPS 2 और FCPS 2 और MRCP 1? Well, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। FCPS जो 2 है वो मुकाबला है आपका MRCP पेसिस का। मैंने अपना MRCP 2 थियोरी एग्ज़ाम और IMM का एग्ज़ाम एक साथ मैंने दिया था 10 डेज़ के फ़र्क से, कि मेरा 10 दिन पहले MRCP 2 की थ्योरी थी और 10 दिन के बाद मेरा IMM का एग्ज़ाम था, और दोनों के एक ही तैयारी से दोनों निकल गए थे। सेम गोज़ फॉर FCPS 2। तो जो आपका मैंने पेसिस और FCPS जो 2 है इसका जो क्लिनिकल है वो भी मैंने कोई 10 से 15 दिन के गैप से जो है वो दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लियर हो गया है। सो राइट, आई गेस दिस इज़ इट आज के सेशन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो पसंद आया होगा आज का सेशन। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड दिस इज़ डॉक्टर हसन मुश्तबा बेग फ्रॉम कराची साइनिंग ऑफ।